नमस्कार दर्शक बंधु, मैं सुजीत चक्रवर्ती, प्रकृति कृषि तंत्र एलएलपी पुणे से। आज हम बात करेंगे कंपोस्ट जैविक खाद के बारे में, जो कि मिट्टी में फसलों का संतुलित भोजन भी माना जाता है। इसमें सभी प्रकार के तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जिनको पौधों की जरूरत होती है। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, उसमें एक या दो या तीन ही तत्व, पोषक तत्व होते हैं। लेकिन जो जैविक खाद होती है, वो संतुलित होता है, उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं और प्राकृतिक रूप से इसमें उपस्थित रहते हैं। प्राकृतिक रूप से इसको बनाया जाता है। परंतु यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे कंपोस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। जैविक खाद तो एक साधारण सा शब्द है, लेकिन कंपोस्ट हमने यहाँ पे कहा है। तो कंपोस्ट को हम समझेंगे कि कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट से क्या तात्पर्य है। तो पहले हम ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो जैविक भोजन होते हैं मिट्टी के लिए, जो पौधों को जिनसे भोजन मिलता है, वो मिट्टी में ही दिया जाता है, तब पौधों को मिलता है। तो उसमें तत्क्षण उपलब्ध अथवा विघटित अवस्था में उपलब्ध होते हैं, जिसमें तत्क्षण उपलब्ध जो है वो कृत्रिम उर्वरक होते हैं। जैसे मैंने बताया कि उसमें एक या दो या तीन तत्व ही होते हैं, और वो रासायनिक अणु के रूप में होते हैं, रासायनिक यौगिक के रूप में होते हैं। और उनमें क्या उनसे क्या पर्यावरण को नुकसान होता है, क्या मिट्टी को नुकसान होता है, और पौधों को भी उनसे किस तरीके से प्रभावित होते हैं। पौधों के अ, पौधों के कह सकते हैं कि जो उनकी प्रक्रिया है, जीवन प्रक्रिया है, उसमें किस तरीके से ये नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है, वो भी हम बताएंगे। और उसके साथ साथ उसके परिप्रेक्ष्य में जैविक जो खाद होते हैं, उनसे क्या लाभ है, और वो उसका प्राकृतिक होने के कारण उनसे उनका प्रभाव किस तरीके से पौधे में पड़ता है, हम डिटेल में उसमें विस्तार में बात करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीजें हम पहले बता दें कि ये तो तत्क्षण उपलब्ध या विघटित अवस्था में, जिसमें कृत्रिम उर्वरक है, जो कि तत्क्षण उपलब्ध होता है, इमिडिएटली होता है, इंस्टेंटली उपलब्ध होता है। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट, जो कि केचुआ की खाद जिसको हम कहते हैं, अर्थवर्म या वर्मी कंपोस्ट, केचुआ की खाद। दूसरा जैविक कंपोस्ट होता है, और गोबर की खाद होता है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। और अविघटित या अनुपलब्ध अवस्था में जो खाद, जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, जिसमें विभिन्न तेल वाले बीजों की खली को प्रयोग किया जाता है, जिसमें जेट्रोपा की खली होती है, करंज की खली होती है, कपास के बीज की खली होती है, या सहजन के बीज की भी खली है, साल के बीज की खली है, मूंगफली की खली, नीम की खली, और सरसों की खली। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं खली। इनमें दोनों में क्या फर्क है वो मैं बताऊं कि जो वर्मी कंपोस्ट है या जैविक कंपोस्ट है, ये कंपोस्ट से हम आगे समझेंगे कि क्या तात्पर्य है उसका, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये अविघटित होते हैं। इनको इनको जब हम मिट्टी में डालते हैं, तो ये तुरंत इनमें से तत्व, पोषक तत्व नहीं मिलते हैं पौधों को, ये बाद में मिलते हैं। जबकि ये जो कंपोस्ट होते हैं, उनसे तुरंत मिलना शुरू हो जाते हैं। संक्षेप में अगर बोले तो कंपोस्ट जो है वो पका हुआ भोजन है मिट्टी में पौधे के लिए। और जो अविघटित अवस्था में जो खली वगैरह है, वो पका हुआ नहीं है, उसको पकना पड़ता है जमीन के अंदर डालने के बाद। उसकी प्रक्रिया होती है, और वो कैसे प्रक्रिया होती है, क्या होती है, उसी के बारे में इस अंक में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पादप के विभिन्न पोषक तत्व कौन से हैं। जैसे मैंने बताया कि
जैविक खाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं पहले। तो पौधों को जो पोषक तत्व चाहिए होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन चाहिए होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है, इसमें से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है ये पौधों को जल से प्राप्त होता है। और कार्बन और ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये जल से प्राप्त होता है। और कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, और मिट्टी से जो पोषक तत्व लेते हैं वो जल के साथ, जल में घुला हुआ अवस्था में, घुले अवस्था में लेते हैं। तो इस प्रकार जल से पौधे को मिट्टी मिलता है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। और हवा से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है। तो ये तो हो गया तीन प्रमुख जो है जो तत्व हो गए, पोषक तत्व। इसके बाद जो आता है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो कि प्रमुख पोषक तत्व माने जाते हैं। उसमें नाइट्रोजन जो है वो भी मिट्टी से ही मिलता है, फास्फोरस भी मिट्टी से मिलता है, पोटेशियम भी मिट्टी से मिलता है। और इसके बाद आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो ये भी सारे जो है मिट्टी से मिलते हैं। अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम चाहिए होता है। और फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भी मात्रा उनकी अधिक होती है, सूक्ष्म नहीं होती है। इसके अलावा कुछ तत्व होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होता है, जिनको सूक्ष्म तत्व कहते हैं, जिसमें निकल है, लोहा है, और फिर मैग्नीज है, जिंक है, जस्ता, कॉपर या तांबा है, बोरॉन है, मोलिब्डेनम है और क्लोरीन है। तो ये सारे जो है पोषक तत्व पौधों को चाहिए होते हैं, फसलों को चाहिए होते हैं। इनका जो प्रयोग होता है पौधे के अंदर, पौधों द्वारा जो पोषक तत्वों के ग्रहण करने का जो अनुक्रम होता है, वो यहाँ पे हमने बताने का कोशिश किया है। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन यहाँ पे दिया हुआ है, फास्फोरस दिया हुआ है, पोटेशियम दिया हुआ है तो पहले इनकी जरूरत होती है। पौधे लेते तो सब एक साथ हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर जब जल को मिट्टी से ले रहे हैं तो उसके साथ घुले हुए जितने भी प्रकार के पोषक तत्व हैं सभी एक साथ अलग अलग यौगिक रूप में जा रहे हैं, पौधे के अंदर जड़ों के द्वारा पहुंच रहे हैं। लेकिन उसका जो उपयोग होता है वो सबसे पहले बोरॉन होता है, उपयोग में आता है। उसके बोरॉन जो है वो सिलिका के उपयोग को वो उसके लिए पथ तैयार करता है, या बोरॉन के कारण जो सिलिका का उपयोग होता है। ये एक एक सीरीज बनता है, और इस तरीके से जो है पौधे के अंदर विभिन्न पोषक तत्वों का उपयोग होता है। इसमें हमने कुछ मुख्य मुख्य बताए हैं, जो पोषक तत्व सभी का नहीं हमने बताए, ये मुख्य होते हैं। इसमें बोरॉन है, इसके बाद सिलिका का उपयोग होता है। सबसे पहले बोरॉन होता है, फिर सिलिका, और उसी के क्रम में जो है कैल्शियम आता है। कैल्शियम की उपलब्धि होने पर, नाइट्रोजन संतुलित उपलब्धि होने पर नाइट्रोजन का प्रयोग होना शुरू होता है। नाइट्रोजन जो है मैग्नीशियम का प्रयोग करता है, फिर ये फास्फोरस, और फिर कार्बन, फिर पोटेशियम, इस तरीके से क्रम में होता है। और उसी के साथ साथ यौगिक रूप में बाकी तत्व जो सूक्ष्म या गौण जो तत्व होते हैं वो सभी इसके साथ साथ होते हैं। लेकिन ये हमने तत्वों की बात की, लेकिन ये यौगिक रूप में पौधे में जाता है। तो आ जाते हैं हम कंपोस्ट पर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंपोस्ट क्या होता है। कंपोस्ट प्रकृति में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थों का प्राकृतिक रूप से विघटन के फलस्वरूप तैयार हुआ पदार्थ है, जिसे विज्ञान में हम विज्ञान में ह्यूमस भी कहा जाता है। ये कह सकते हैं कि कंपोस्ट जो है विभिन्न प्रकार के जो जैविक अवशेष होते हैं, जो प्रक्रिया में आते हैं, मिट्टी के अंदर पहुंचते हैं, जो जीवन चक्र जो चलता है विभिन्न पेड़ पौधों का, जंतुओं का, उनसे जो जैविक अवशेष बनते हैं, जो जो जैविक अवशेष मिट्टी में पहुंचते हैं, उनका सबका एक प्राकृतिक रूप से विघटन होता है। और विघटन होने के बाद एक पदार्थ तैयार होता है जिसको ह्यूमस कहा जाता है। और ये विघटन की प्रक्रिया जो है, ये एक तरीके से कह सकते हैं पकने की प्रक्रिया, जैसे हम भोजन को पका के खाते हैं, तो उसी तरीके से ये कह सकते हैं कि मिट्टी में पौधे के लिए पका हुआ भोजन है।
कंपोस्ट। कंपोस्ट और खाद में क्या फर्क है, क्या फर्क है, ये हम देखेंगे। तो जैविक जैव अवशेष प्राकृतिक क्षय प्रसंस्करण के द्वारा ह्यूमस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कंपोस्टिंग है। जैसा मैंने बताया कि ये जो जितने भी प्राकृतिक जैव अवशेष होते हैं, जैविक अवशेष होते हैं, उनमें उनका विघटन होता है और विघटन होने के बाद वो ह्यूमस में परिवर्तित होता है और उसी प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। और जो तैयार होता है उस प्रक्रिया से उसको कंपोस्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार ये इस प्रक्रिया से प्राप्त पदार्थ जो है वो कंपोस्ट होता है। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया की तुलना हमारे भोजन पकाने की पद्धति से करके अति सामान्य रूप से समझा जा सकता है। जैसे हम जब भोजन बनाते हैं, भोजन पकाते हैं, तो उसको ऊष्मा की जरूरत होती है, उसको पानी की जरूरत होती है और उसको पकाने के लिए पलटने की जरूरत होती है, उसको एक समान तैयार होना चाहिए। तो जिस तरीके से भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा की जरूरत होती है, उसमें नमी या पानी की जरूरत होती है पकाने के लिए, उसी प्रकार कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में भी ऊष्मा की जरूरत होती है, जो उसके अंदर से ही ऊष्मा तैयार होती है। आगे हम बताएंगे कैसे। और वो ऊष्मा और जो उसके अंदर जो अवशेष के अंदर जो नमी होती है, जो जल होता है, उसी के साथ वो प्रक्रिया पूर्ण होती है। और इस प्रक्रिया को करने में, जैसे हम जब भोजन पकाते हैं तो उसमें हम विभिन्न प्रकार के मसाले डालते हैं, तब वो पकता है। उन मसालों की वजह से भोजन पकता है और स्वादिष्ट होता है। यहाँ पे कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में वायुजीवी सूक्ष्म जीवाणु जो है उनके द्वारा जैविक जैव अवशेष जो है को विभिन्न जैविक यौगिकों क्रमशः विघटित करके पौधों द्वारा अवशोषित करने योग्य कार्बनिक रसायन यौगिक में परिवर्तित करता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे भोजन पकाने में हम जैसे मसालों का प्रयोग करते हैं, वो मसाले जो है उस भोजन को, जो कच्चा जो भोजन होता है, उसको विघटित करने और पकाने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, क्योंकि उन मसालों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो यौगिक होते हैं, जैव यौगिक होते हैं, उनके द्वारा वो विघटित होता है और विघटित होने के कारण पकने के बाद उसका स्वरूप बदल जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है। ये प्रक्रिया जो है कंपोस्टिंग में वायुजीवी सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। परंतु जो जैव अवशिष्ट अपनी प्राकृतिक कच्चे अवस्था में अथवा आंशिक या पूर्ण रूप से सड़ने के बाद असमान रूप से जैविक अवस्था में परिवर्तित जो पदार्थ होते हैं उनको जैविक खाद कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण लिया है इसका गोबर की खाद का। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जैविक कंपोस्ट है या जो वर्मी कंपोस्ट है, उसमें जो है वो प्रक्रिया पूरी हो रही है। वर्मी कंपोस्ट में केचुए जो है उनके शरीर के अंदर से गुजरता है, शरीर के अंदर से पूरी प्रक्रिया होती है और वो जो अवशिष्ट होते हैं, जैविक अवशिष्ट जो सड़े गले होते हैं, वो केचुए के भोजन होते हैं। वो भोजन की प्रक्रिया में जो तत्व उनको शरीर को चाहिए वो ले लेते हैं, बाकी जो निकल के आता है वो वर्मी कास्टिंग कहते हैं उसको। वही जो है एकत्रित होके वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। और जैविक कंपोस्ट के बारे में तो हम आगे विस्तार में बात करेंगे। लेकिन गोबर की खाद जो है वो कह सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे बताने का कोशिश किया है कि अपशिष्ट अपनी प्राकृतिक कच्ची अवस्था में अथवा आंशिक या पूर्ण रूप से सड़ने के बाद असमान रूप से जैविक अवस्था में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे फर्क ये है कि ये सड़ने की बात हो रही है। जो सड़ा हुआ रहता है वो वो एक कह सकते हैं कि खाद के रूप में परिवर्तित होता है। खाद एक साधारण सा शब्द है, लेकिन यहाँ पे कंपोस्ट और खाद में हम थोड़ा सा अंतर बताने का कोशिश करें कि कंपोस्ट में जो है वो प्रक्रिया उसी तरीके से पूर्ण होती है वायुजीवी सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा, जैसे हमारे भोजन पकाने की प्रक्रिया में होती है। हम उसमें ऊष्मा देते हैं, हम उसमें जल देते हैं और उसमें हम मसाले वगैरह, नमक और हल्दी, अलग अलग मसाले हम डालते हैं तो भोजन पकता है। यहाँ पे सड़ता है। अगर ये बात करें कि खाद जो है, जैसे गोबर की खाद है, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उसके अंदर प्रक्रिया होती रहती है और वो सड़ने की प्रक्रिया होती है साधारणतः।
सड़ने की प्रक्रिया में क्या होता है? यह वास्तव में विभिन्न प्रकार के जैव अवशिष्ट का मिश्रित मिश्रित रूप होता है, जिसमें या तो सूक्ष्म जीवाणुओं का द्वारा विघटन की प्रक्रिया हुई ही नहीं है, मतलब अ, कच्चे अवस्था में है, या आंशिक रूप से हुआ है, या पूर्ण रूप से हुआ है, परंतु यहाँ पे अवायवीय जीवाणु द्वारा विघटन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण सड़ने की प्रक्रिया बनती है। यहाँ पे जो दोनों में जो फर्क है कंपोस्ट की प्रक्रिया में और दूसरे जो खाद्य हम जिनको कहते हैं, उनमें फर्क ये है कि कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में वायुजीवी सूक्ष्म जीवाणु द्वारा प्रक्रिया विघटन की प्रक्रिया होती है, और जो दूसरे जो खाद्य होते हैं जो सड़े हुए होते हैं उनमें विघटन की प्रक्रिया जो अवायुवीय जीवाणु द्वारा होती है। वायुजीवी सूक्ष्म जीवाणु को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उनकी प्रक्रिया के लिए, लेकिन ये अवायुवीय जीवाणु जो होते हैं उनको ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में उनकी प्रक्रिया होती है। इनके जीवन चक्र जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है, और जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वहाँ पे ऊष्मा भी नहीं बनती है, जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहाँ पे ऊष्मा बनती है। तो इस कारण जो है वायुजीवी सूक्ष्म जीवाणु से जब कंपोस्टिंग की प्रक्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा बनती है, लेकिन जो सड़ता है उसमें ऊष्मा नहीं बनती। दूसरी बात है कि जो सड़ता है उसमें दुर्गंध आता है। जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में वायुजीवी सूक्ष्म जीवाणु के जो द्वारा जो विघटन की प्रक्रिया होती है उसमें दुर्गंध नहीं आता, उसमें किसी भी प्रकार का दुर्गंध नहीं आता है। तो ये फर्क है। अगर कोई चीज में दुर्गंध आ रहा है तो वो सड़ा हुआ है, और वो सड़ा हुआ भोजन हम नहीं करते। कोई भी भोजन अगर सड़ गया है तो उसको हम नहीं करते हैं, क्योंकि उसको करने से हमारे शरीर में विकार पैदा होते हैं, हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं। तो इसी प्रकार सड़ा हुआ कोई अगर पदार्थ है, जैविक पदार्थ ही क्यों ना हो, अगर उसको हम मिट्टी में देते हैं और वो पौधे में भोजन के रूप में अगर पौधे द्वारा लिया जाता है, तो उसके अंदर भी रोग के जीवाणु हो सकते हैं, विषाणु हो सकते हैं, या उसके अंदर रोग वाले रोगाणु हो सकते हैं, जिनके द्वारा पौधे में भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जड़ों में रोग उत्पन्न हो सकते हैं, या और दूसरे भाग में भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार हम सड़े हुए वस्तु को नहीं खाते हैं, भोजन में प्रयोग नहीं करते हैं, उसी प्रकार पौधों को भी सड़ा हुआ वस्तु भोजन के लिए नहीं प्रदान किया जा सकता। जैसे हम भोजन अपने प्लेट में या तस्तरी में या थाली में लेते हैं, वैसे मिट्टी जो है वो पौधे के लिए भोजन की थाली या तस्तरी के समान ही है। पौधे को जो हम भोजन देते हैं तो वो मिट्टी में ही हम देते हैं, तो मिट्टी में हम सड़ा हुआ भोजन नहीं दे सकते। जैसे जिस प्रकार हम अपने प्लेट में सड़ा हुआ वस्तु भोजन के रूप में हम नहीं ले सकते हैं। तो ये फर्क है दोनों में। इसके बाद हम और एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि पहले हम विस्तार में जाने के पहले, कि बाजार में जो कंपोस्ट मिलता है, बहुत प्रकार के कंपोस्ट आते हैं, बहुत ब्रांड के आते हैं, उनका दाम अलग अलग होता है, महंगा भी होता है, सस्ता भी होता है। हम उसके अनुसार नहीं जाना चाहते। हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि कंपोस्ट में मिलावट बहुत तरीके की हो सकती है, और वो मिलावट क्या हो सकती है और उसको कैसे पहचानना है, वो हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हाथ में कंपोस्ट लिया है तो हाथ काला हो गया, क्योंकि इसमें चारकोल का पाउडर की मिलावट है, और उसका परीक्षण करने के लिए हथेलियों के बीच में अगर आप मसलेंगे तो हाथ काली हो जाएगी, हथेलियां काली हो जाएंगी। इसका मतलब है कि इसमें चारकोल मिलाया गया है। इसी प्रकार अगर कंपोस्ट में मिट्टी मिलाया गया है, मिट्टी भी मिलाया जाता है। मिट्टी कंपोस्ट नहीं है, मिट्टी तो मिट्टी है। वो अगले अंक में हम जब मिट्टी के बारे में विस्तार में बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि मिट्टी क्या होता है, मिट्टी से पर्याय क्या है फसल के लिए, पौधों के लिए। लेकिन यहाँ पे हम कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, तो मिट्टी की मिलावट करके कंपोस्ट के थोक घनत्व अर्थात कुल वजन में वृद्धि किया जाता है। चारकोल मिला के उसको गहरा रंग दिया जाता है ना। कंपोस्ट लोग देखते समय देखते हैं कि उसका रंग कैसा है, भूरा है, काला है, हल्का भूरा है, या कैसा है। तो ये सारी चीजें मिलावट इसलिए की जाती है कि उसको एक रूप दिया जा सके, एक स्वरूप दिया जा सके, और वो स्वरूप देते समय उसमें देखा जाता है कि उसमें वजन कैसे बढ़ाया जाए, उसमें उसका जो रूप है, स्वरूप है, उसको कैसे अच्छा दिखाया जाए।
तो उसके लिए ये सब किया जाता है। इसी प्रकार कोकोपीट भी मिलाया जाता है। अब कोकोपीट क्या है, वो तो नारियल का रेशा है। नारियल का जो रेशा होता है उसी को छोटे छोटे भाग में काट के, बिल्कुल सूक्ष्म भाग में काट के वो कोकोपीट होता है। वो कोकोपीट कोई कंपोस्ट या कोई जैविक ये पोषक तत्व तो नहीं है। उसका कंपोस्टिंग प्रोसेस करना पड़ता है। वो प्रक्रिया होती है, उसका विघटन होता है, वो ह्यूमस में परिवर्तित होता है, तब उसमें से पोषक तत्व पौधे को मिल सकता है मिट्टी में से। तो कोकोपीट की मिलावट का परीक्षण करने के लिए कंपोस्ट के रंग का निरीक्षण करें तो सामान्य से अधिक भूरा रंग का तथा बनावट अधिक रेशेदार दिखाई पड़ता है। इसका मतलब है कि उसमें कोकोपीट मिलाया हुआ है। कोकोपीट इसलिए मिलाते हैं कि वो थोड़ा सा हल्का दिखे, थोड़ा सा लूज दिखे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है कंपोस्ट तो भी ठीक नहीं है। तो उसके टेक्सचर को, उसके संरचना को, उसको परिवर्तन करने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। इसी प्रकार प्रेस मड जो फैक्ट्री से निकलता है, खासकर जो शुगर फैक्ट्री होती है, जो चीनी के जो कारखाने होते हैं, वहां से जब गन्ने की रस का धुलाई करते हैं, जब उसके रस को साफ करते हैं तो उसमें से जो गंदगी होती है वो अलग निकल के आ जाती है, और उसको कंप्रेस करके, उसको दबा के उसमें से पानी निकाल लिया जाता है, और वो एक दबा हुआ कीचड़ के जैसा वो निकलता है। सूखा हुआ भी होता है या थोड़ा हल्का गीला भी होता है, तो उसको प्रेस मड कहा जाता है। प्रेस मड की भी मिलावट की जाती है जिससे कि उसका थोक घनत्व और वजन में वृद्धि हो। मतलब उसमें कंपोस्ट की मात्रा कम है और उसको वजन को बढ़ाना है, क्योंकि ये सब तो वजन से बिकता है। उसके संरचना को ज्यादा बेहतर बनाना तो मिट्टी भी मिलाया जा सकता है। उसके रंग को गहरा करना है तो चारकोल भी मिलाया जा सकता है। उसको ज्यादा भारी, ज्यादा घना घना हो गया है, उसको हल्का करने के लिए कोकोपीट भी मिला। तो ये चीजें, चारों चीजें या और भी प्रकार की चीजें होती हैं, इनको एक साथ भी मिलाते हैं या अलग अलग मिलाते हैं, जिसको जैसी जरूरत होती है। और ये सब मिलावट किए हुए पदार्थ बाजार में आपको दिखते होंगे, मिलते होंगे। तो उनको कैसे पहचानना वो मैंने आपको बताया। इनके अन्य विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थ जो है वो मिला के उसका आयतन और उसके वजन में वृद्धि किया जाता है। तो इसी में जो है, कभी कभी जो हमने खली बताया, वो खली भी इसमें मिला देते हैं। अब खली तो विघटित नहीं है, अविघटित है। तो अविघटित जब है, और इस तरह की चीजें हैं जैसे कोकोपीट का जो रेशे हैं वो भी अविघटित है, उनको जब आप उसमें मिलाते हैं, उसमें जब आप मिट्टी में इस प्रकार का कंपोस्ट, मिलावट वाला कंपोस्ट जब आप मिट्टी में देते हैं फसल के लिए, तो पहले उनकी विघटन की प्रक्रिया होती है। अब वो विघटन की प्रक्रिया में क्या होता है, कैसे होता है, वो मिट्टी के अंक में हम आपको विस्तार में बताएंगे कि उससे हमें क्या नुकसान होता है, हमारे फसलों को किस तरीके से नुकसान होता है। प्रेस मड जो है वो, जैसे मैंने बताया कि चीनी के कारखाने में जो गन्ने का जो रस होता है उसकी सफाई करने के बाद निकलता है। तो कंपोस्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसके अंदर जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु कैसे हैं, कितने हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, जब मिलावट चारकोल का कर रहे हैं, इसमें सूक्ष्म जीवाणु का कोई कारण नहीं है। इसके इसके द्वारा सूक्ष्म जीवाणु कंपोस्ट में आ रहा है, या कोकोपीट जो है उसमें के द्वारा भी सूक्ष्म जीवाणु नहीं आ रहा है। मिट्टी के द्वारा जरूर आ सकता है। वो मिट्टी कहाँ से लिया गया है, किसी रासायनिक खेती के खेत से लिया गया है, या किसी जैविक खेती के खेत से लिया गया है, या किसी जंगल से लिया, कहाँ से लिया गया, किसी तालाब के तलहटी से लिया गया। उसके ऊपर ये होता है कि उसके अंदर किस तरह के जीवाणु आ सकते हैं, फायदे वाले जीवाणु आ सकते हैं, नुकसान वाले जीवाणु वगैरह वगैरह। लेकिन प्रेस मड जो है उससे भी किसी तरीके का जीवाणु नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो गन्ने के रस से निकला हुआ है। तो उसमें कहाँ से जीवाणु आएंगे। तो कंपोस्ट में केवल जो उसकी मात्रा है और उसके अंदर जो पदार्थ है, उस पदार्थ के साथ उसके अंदर जीवाणु होना जरूरी है, सूक्ष्म जीवाणु होना जरूरी है। और वो सूक्ष्म जीवाणु की उपस्थिति में ही वो ह्यूमस का रूप लेता है। क्या होता है ह्यूमस, उसकी भी बात करेंगे आगे। तो हम आ जाते हैं अभी कंपोस्ट विज्ञान के ऊपर, क्योंकि ये पूरा एक विज्ञान है। कंपोस्ट का जो एक विषय है, ये एक बहुत विस्तारित विषय है। और कंपोस्ट हम स्वतः स्वयं बनाए या बाजार से खरीदे, लेकिन कंपोस्ट क्या होता है इसको समझना जरूरी है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है, और विज्ञान को समझेंगे तो ये कैसे बनता है, इसके अंदर क्या प्रक्रिया होती है, इसके अंदर क्या क्या रहता है, ये सारी बातें अगर अब एक बार कृषक भाई समझ गए तो फिर आपसे गलती नहीं होगी।
आप स्वयं बनाएं या बाजार से खरीदें, लेकिन गलती नहीं होगी। कंपोस्टिंग एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवाणु विभिन्न प्रकार के जैविक अवशेष, जैसे हरे सूखे खरपतवार, यहाँ यहाँ पे देखिए खरपतवार जो है वो बहुत उपयोगी होता है, उसी के द्वारा कंपोस्ट तैयार किया जाता है, खरपतवार के द्वारा, और जो फसल के जो अवशेष होते हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप निराई गुड़ाई के समय जो है खरपतवार निकाल के खेत के बाहर फेंकते हैं, नहीं, वो खरपतवार आपके खेत में ही उगे हैं और आपके खेतों से ही उसने पोषक तत्व लिया है जो उसके अंदर उपस्थित है, उसको फिर से जो है रिसाइकलिंग करके कंपोस्टिंग के द्वारा आप फिर से उस खेत में अपनी फसल को प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार हरे सूखे खरपतवार, सूखे पत्ते, जानवरों के मल जैसे गोबर है, यहाँ पे अगर हम बात करें गोबर है, या बकरी के जो लीद होती है, या मुर्गी का जो पोल्ट्री फार्म से जो निकलता है, इसके अलावा कागज है, किसी भी प्रकार के जैविक वस्तु होने चाहिए, कागज है, सूती कपड़े हैं, सूती कपड़े उसमें नायलॉन या दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी रासायनिक तत्व नहीं होना चाहिए, जैविक और प्राकृतिक चीजें होनी चाहिए उसमें। खाद है, खाद्य पदार्थ इत्यादि हैं, जो बचा हुआ खाद्य पदार्थ हो जाता है, जो बच जाता है, या सब्जी वगैरह जब काटते हैं तो उसके जो कटे हुए जो छिलके हैं और सब उस तरीके के जो भाग होते हैं, ये सभी चीजें जो है, या जो मंडी में जो जब सब्जी की मंडी में जो बच जाता है, जो काफी सारा प्रतिदिन इकट्ठा होता है, ये सारी चीजें कंपोस्टिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस्तेमाल करके उसको कंपोस्ट तैयार किया जा सकता है। तो इत्यादि सभी का विघटन करके भूरे काले रंग के एक समरूप पदार्थ कंपोस्ट में परिवर्तित किया जाता है या हो जाता है प्राकृतिक रूप से। प्रकृति में ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ऐसा नहीं कि हम कंपोस्ट बना रहे हैं तो ही कंपोस्टिंग हो रही है, तभी कंपोस्ट बन रहा है, ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये निरंतर चलती रहती है, हम स्वतः करें या नहीं करें। कैसे चलती है, कहाँ पे चलती है, वो भी मैं बताऊंगा, जिसके फलस्वरूप सभी प्रकार के जैविक अवशेषों का पुनर्सृजन होता है। तो ये प्रक्रिया जो है, ये रिसाइकलिंग की प्रक्रिया या पुनर्सृजन की प्रक्रिया, कोई भी जीव है, चाहे वो जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं या कोई भी है, उसकी एक जीवन प्रक्रिया होती है। जीवन प्रक्रिया जब जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो वो जैविक अवशेष के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उसकी प्रकृति में कंपोस्टिंग की प्रक्रिया के द्वारा, विघटन की प्रक्रिया के द्वारा हम कह सकते हैं, उसमें सड़ने की भी प्रक्रिया होती है, प्रकृति के अंदर ही होती है, जहां से हमको दुर्गंध आता है, हम जाते रहते हैं कहीं पे दुर्गंध आता है, वहां पे सड़ने की भी प्रक्रिया हो रही है। दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है, और जो वायुजीवी जीवाणु है और जो अवायुजीवी जीवाणु है, उनके प्रक्रिया अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से चलती रहती है, और इसके द्वारा जो रिसाइकलिंग होता है, पुनर्सृजन होता है। कंपोस्टिंग केवल परिस्थितियों को नियंत्रित करता है ताकि जैविक अवशेष तेजी से विघटित हो सके। तो यहाँ पे हम कंपोस्टिंग शब्द की बात कर रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है, इसको वैज्ञानिक तरीके से इसको समझा गया है, और वैज्ञानिक तरीके से इसका व्यवस्थापन किया जाता है, और वैज्ञानिक तरीके से हम जब इसको करते हैं तो इसमें जो परिस्थितियां होती है उसको नियंत्रित किया जाता है, और नियंत्रित करने से क्या होता है कि जो जैविक अवशेष है वो एक समान रूप से तेजी से विघटित होते हैं, और एक जो हमको पौधे के लिए, हमारे फसलों के लिए जो पोषक तत्व चाहिए, जो खाद्य पदार्थ चाहिए, वो हमको मिलता है। कंपोस्ट के द्वारा कृषि से उत्पन्न विभिन्न जैविक अवशेषों को अति महत्वपूर्ण सभी पोषक तत्वों से परिपूर्ण मिट्टी में फसलों के लिए एक संतुलित भोजन अर्थात कंपोस्ट तैयार होता है। तो ये कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है जिसके द्वारा फसलों के लिए एक संतुलित भोजन जो है वो तैयार होता है, जिसको हम मिट्टी में देते हैं और फसल उससे वहां से लेते हैं, और ये जो पदार्थ है वो कंपोस्ट होता है। तो कंपोस्टिंग कोई भी हम जब जैविक खाद मिट्टी में दे रहे हैं, जैविक भोजन जब हम मिट्टी में दे रहे हैं पौधों के लिए, फसलों के लिए, तो वो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया के द्वारा तैयार करके अगर दिया जाए तो उसके फायदे हैं। अब ये कंपोस्ट जब हम बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि गांव में गड्ढा खोद देते हैं, 2-3 फीट या 4 फीट तक, 3.5-4 फीट तक भी गड्ढा खोद देते हैं, और उस गड्ढे में इकट्ठा करते रहते हैं जो भी जैविक अवशेष होते हैं खाद बनाने के लिए, गोबर है और भी जो भी चीजें हैं सब उसमें फेंकते रहते हैं। वो एक तरह से एक डंपिंग ग्राउंड कह सकते हैं, वहां पे हमने डाल दिया,
और उसके अंदर प्रक्रिया हो रही है पूरे साल, और 6 महीने 8 महीने के बाद जब हमको जरूरत तब वहां से निकाल के हम खेत में डालते हैं, फैला देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, और हम उसको कहते हैं कि जैविक खाद। नहीं, वो जैविक खाद नहीं है, वो तो मिट्टी के लिए विषैला होता है। खाद बनाने का जो तरीका है, कंपोस्ट बनाने का जो तरीका है, उसमें किसी गड्ढे की जरूरत नहीं, कोई गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं। वो पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो जमीन, समतल जमीन के ऊपर ही हो सकता है, और समतल जमीन के ऊपर ही करना चाहिए। उसको कैसे करना चाहिए, कैसे उसका ढेर बनाना चाहिए, वो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। कि पहला जो है उसमें हरे और सूखे जैविक अवशेषों को क्रमशः थर पद्धति से ढेर में इकट्ठा करें। यहाँ पे अगर आप देखें तो सूखा, हरा, सूखा, अलग अलग तरीके के जैविक पदार्थ जो है एक एक थर से, एक एक लेयर में, एक एक स्तर पे, एक एक थर में ये इकट्ठा किया गया है। फिर इस ढेर का पूरा बन जाने के बाद पर्याप्त मात्रा में नमी बनाने के लिए उसमें तब तक ऊपर से पानी डालते हैं जब तक नीचे से पानी बहना नहीं शुरू हो जाए। ऊपर से आप पानी डालिए, जब इसके अंदर से पानी पूरा आके नीचे से बहना शुरू हो गया, तब ऊपर से नीचे एक समान तरीके से वो नम हो गया, उसको गीला कर दिया गया। जो अधिक जो जल है, जो अधिक पानी है, वो नीचे से निकल जाएगा और बाकी वो पूरा नम रहेगा, नमी बनी रहेगी। इसका जो आकार है वो कितना होना चाहिए, तो ये 5 फीट चौड़ा होना चाहिए, 15 फीट लंबा होना चाहिए और 5 फीट ऊंचा होना चाहिए। ये इस आयतन में, इस आकार में जब आप बनाते हैं, 5 फीट चौड़ा, 15 फीट लंबा और 5 फीट ऊंचा, तो इसमें जो ऑक्सीजन की प्रक्रिया है, जो हवा का संचालन है, वो पर्याप्त रूप से होता है, और वायुजीवी जो जीवाणु है वो इसमें पनपते हैं। और जब वायुजीवी जीवाणु पनपते हैं तो ऊष्मा पैदा होती है, और ऊष्मा पैदा होने से पकने की प्रक्रिया होती है। आगे हम उसको और विस्तार में आपको बताएंगे। कंपोस्ट में जैसे मैंने बताया था पहले कि जब खाना आप बनाते हैं तो उसमें आप सब कुछ डालते हैं, और इसके बाद उसको बार बार पलटने की जरूरत होती है, क्योंकि जब पलटते तभी वो एक समान रूप से जो है पकता है। नहीं तो अगर उसको सब कुछ डाल के आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो नीचे जहां से उष्मा मिल रही है उधर जल जाएगा, और ऊपर कच्चा रहेगा, और बीच में थोड़ा सा पका हुआ रहेगा। वो तीन भाग में बनेगा, जला हुआ रहेगा, कच्चा रहेगा और बीच का भाग पका हुआ रहेगा। वो भी बीच का भाग पूरा एक समान पका हुआ नहीं रहेगा, कुछ जगह बिल्कुल बहुत अच्छा पका हुआ रहेगा और आधा पका हुआ भी रहेगा। तो इसके लिए इसको कंपोस्ट, क्योंकि पकने की प्रक्रिया है, तो इसको भी पलटने की जरूरत पड़ती है। तो पहला पलटी जो है वो कंपोस्ट के ढेर को करते हैं 5वें सप्ताह में, यानी 28 से 35 दिन के बीच में उसको पलटी करते हैं। तो पलटी करते समय क्या करते हैं, अब जैसे ये ढेर हमने बनाया है, तो ढेर ढेर में क्योंकि ऊष्मा जो है अंदर के तरफ तैयार होती है, तो बाहर का जो भाग है वो कच्चा रहता है। तो बाहर के ये इस तरीके से बनता है, जब ढेर हम बनाते हैं तो पकने की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से होती है। ये देखिए अंदर का भाग जो है वो पक रहा है, इसके बाद थोड़ा सा कम पका हुआ है और फिर कच्चा है। तो इसमें कैसे करना चाहिए कि ये जो बाहर का भाग है उसको निकाल के आप पहले इकट्ठा कर लीजिए। उस बाहर के भाग को इकट्ठा कर लीजिए, तो वो कच्चा वाला जो भाग है वो आ गया। इसके बाद जो अंदर वाला भाग है, जब बाहर का भाग आपने इकट्ठा कर दिया तो अंदर वाला भाग जो है बीच में आया, उसको फिर इसके ऊपर से ढक दीजिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया इस तरीके से। तो क्योंकि यहाँ पे अंदर वाले भाग में जीवाणु अधिक संख्या में, तो ये जीवाणु जो है अंदर वाले भाग में जो कच्चा भाग है उसमें जाना शुरू करते हैं, और जो आपने पलटी किया तो उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह भी बढ़ जाता है, और इसमें पानी भी डालने की जरूरत पड़ती है। तो उस तरीके से क्या होता है कि वो जैसे भोजन पकाते समय आप पलटते हैं, उसी तरीके से कंपोस्ट को भी पलटते हैं। तो पलटने से क्या होता है कि एक समान रूप से ये पकना पकता है। तो इसके बाद दूसरा पलटी जो है वो करते हैं तीसरे दूसरा पलटी जो है वो करते हैं इसमें क्या बोलते हैं 8वें सप्ताह में, 8वें या 9वें सप्ताह में तीसरा पलटी करते हैं। 9वें सप्ताह में तीसरा पलटी करते हैं। यहाँ पे नीचे है दूसरी पलटी जो है वो 9वें सप्ताह में करते हैं, और इसके बाद तीसरी पलटी जो है वो 11वें सप्ताह में करते हैं, यानी 71 से 77 दिन के बीच में करते हैं। और यहाँ पे जो 9वां सप्ताह जो है वो करीब 48 दिन के उसमें करते हैं।
इसमें जो इस तरीके से जो आप 3 बार पलटी कर देते हैं तो क्या होता है कि जो पका हुआ भाग है और जो कम पका हुआ भाग है, जो कच्चा भाग है, वो सभी एक साथ मिक्स हो जाते हैं, उसका मिश्रण हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा एक समान रूप से पक के तैयार हो जाता है 11 या 12 सप्ताह के बाद। मतलब 3 माह का समय लगता है। जब आप उसमें जैविक अवशेष जो है, हरे जैविक अवशेष, जैसे फसल कटने के बाद फसल आपने तोड़ लिया, जैसे सब्जियों का फसल या कोई इस तरीके का जो हरा रहता है, फसल तैयार होने के बाद भी उसके पौधे हरे हरे रहते हैं, उनको जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो पके हुए फसल है जैसे धान गेहूं वगैरह है, या दूसरे बहुत सारे फसल है, या पत्ते हैं, या पेड़ों की टहनी है जो भूरे रंग के होते हैं, उनका थर अलग अलग हरे और भूरे का थर बनाया जाता है। तो उस प्रकार जब आप जैविक अवशेष का प्रयोग करते हैं, साथ में गोबर की खाद भी प्रयोग की जाती है पर्याप्त मात्रा में। तो इस प्रकार जो बनता है उसको करीब 3 माह का समय लगता है, 10 से 12 सप्ताह लगता है। तो उसमें जो है कंपोस्ट एक समान बन के तैयार हो जाता है। अब उसमें जो हरा और भूरा कच्चा माल मैंने बताया, तो भूरा एवं सूखा जैविक अवशेष कार्बन का प्रमुख स्रोत होता है। ये दो प्रकार के क्यों प्रयोग में लिए जाते हैं? तो भूरा जो है, जो जितने भी भूरे रंग के जो जैविक अवशेष होते हैं, जिसका हमने यहाँ पे उदाहरण दिया है, सूखे पत्ते हैं, घास भूसा है, झाड़ियों के डंठल है, पेड़ों के कटे हुए शाखाएं हैं, लकड़ी की राख है, या कागज है, गत्ता है, मक्के का डंठल है जो सूखा हुआ होता है, मक्के का जो मक्का जब खा लेते हैं, जब खा लेते हैं, बीज निकाल लेते हैं, तो जो अंदर का बचा हुआ रहता है सफेद भाग, वो भी भूरे में आता है, पके हुए में आता है। भूरा मतलब पका हुआ। लकड़ी का बुरादा है, या अंडे का छिलका है, या कपास के रेशे, या प्राकृतिक रेशे, या सूती कपड़ा, या ये इस प्रकार के जो भी होते हैं। तो ये भूरा और सूखा जैविक अवशेष जो है, ये कार्बन का स्रोत होता है, माना जाता है। और साथ ही इनमें अन्य पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं, क्योंकि कार्बन जो है वो तो कोई एक यौगिक रूप में होता है, अगर हम कहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में होता है। तो उसमें और तत्व होते हैं। कार्बन प्रमुख होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, अगर हम उसको बोले कि कार्बनिक यौगिक जो है, अगर हम बोले, तो उसके अंदर कार्बन तो होना अनिवार्य है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, उसके साथ और भी बाकी तत्व होते हैं। जो हरे वाले कच्चा माल होते हैं, उसमें सब्जियों का कर्तन, जो सब्जी काटने के बाद जो बचा हुआ रहता है, या सब्जी मंडी में बहुत सारे ये मिल जाते हैं, ताजे घास, जो हरे घास होते हैं, वो खरपतवार होता है, फूल है, जैसे मंदिरों से फूल जो निकलते हैं रोज। फिर मुर्गी की खाद जो है, उसको भी हरे में माना जाता है। क्यों माना जाता है वो भी हम आपको बताएंगे कि क्यों माना जाता है। इसी प्रकार जो कॉफी पाउडर, कॉफी बनाने के बाद जो बच जाता है, कॉफी पाउडर, जो नेस्ले का पाउडर जो है, नेस्कैफे का पाउडर, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कॉफी के बीज का पाउडर बना के, जो फिल्टर कॉफी से जो बनता है, बाद में जैसे चाय बनाते तो चाय की पत्ती बच जाती है, उसी तरीके से फिल्टर कॉफी बनाते से कॉफी का पाउडर बच जाता है। उस वो भी हरे में ही, जबकि उसका रंग भूरा होता है। चाय की पत्ती, जैसे प्रयुक्त चाय की पत्ती जो इस्तेमाल किया हुआ है, उपयोग किया हुआ। मकई का डंठल जो हरा वाला होता है, मतलब ये मक्के का जो पौधा है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये मक्का का जो डंठल, जो मक्का, जो जिसको मक्का बोलते हैं, जो खाया जाता है बीज निकालने के बाद, लेकिन ये जो है डंठल है हरा वाला। हरे पौधे हैं, पत्ते हैं, गोबर की खाद है, वगैरह वगैरह, जो है ये सारे जो है, ये हरा और ताजा जैविक अवशेष जो नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत होता है। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन की बात हो रही है। ये जो अवशेष होते हैं, इनसे कार्बन मिलता है, और यहाँ पे जो हरे रंग में जो हमने दिखाया है और जो नाम बताए, उनसे प्रमुख स्रोत जो है नाइट्रोजन का होता है। और इनमें नाइट्रोजन के साथ और दूसरे पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो इनका एक संतुलन होना जरूरी है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो कच्चा माल के लिए जो हमने अलग अलग नाम बताए हैं, कुछ भूरे हैं, कुछ ये हरे हैं। तो भूरा जो है वो कार्बन का स्रोत है, और हरा जो है नाइट्रोजन का स्रोत है। तो कार्बन और नाइट्रोजन का एक अनुपात होता है, CN रेशियो जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे, जैसे लकड़ी का बुरादा, उसमें
जैसे हमने बताया कार्बन ज्यादा होता है। कागज ये कार्बन का स्रोत है, भूरे में आता है। मकई का डंठल जो है, पतवार है, सूखे पत्ते, पुराना घास वगैरह जो है, ये सब कार्बन के स्रोत है। यहाँ पे देखिए कार्बन की मात्रा बहुत है और नाइट्रोजन की मात्रा, एक अगर नाइट्रोजन की मात्रा तो उसका 500 गुना कार्बन है, या 200 गुना कार्बन है यहाँ पे कागज में, या मकई के डंठल में 40 से 80 गुना जो है नाइट्रोजन के अनुपात में कार्बन है। इस तरीके से है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हरे पदार्थ जो अगर हम उनमें ले, तो ये कार्बन की मात्रा कम होती जाती है नाइट्रोजन की तुलना में। नाइट्रोजन को एक मान के उसकी तुलना कार्बन से की गई है। तो यहाँ पे देखिए कि नीचे आते आते बोन मील है, चमड़े के अपशिष्ट है, अवशिष्ट, ब्लड मील वगैरह है, ये जो है ये सारे जो है इसमें 10 या उससे नीचे कार्बन की मात्रा आ जाती है। अगर देखा जाए 10 गुना एक के अनुपात में नाइट्रोजन के, या 5 या 3 या 3.2 इस तरीके से कम होता चला जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये देखिए कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे कार्बन अधिकतम से न्यूनतम की तरफ है, मतलब कार्बन बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे जैसे जैसे आप नीचे आएंगे नाइट्रोजन न्यूनतम से अधिकतम की तरफ आ रहा है। तो ये जो है यहाँ पे आप देखिए, ये हमने दिखाया है कि पुराना भूसा और सूखी हरी घास 30 के अनुपात में एक जो है सीएन रेशियो है। कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन अगर एक है तो 30 गुना कार्बन है, या नाइट्रोजन एक है 20 गुना कार्बन है सूखी हरी घास में। तो ये जो अनुपात है, ये सबसे संतुलित अनुपात माना जाता है कंपोस्ट बनाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि केवल इन्हीं दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इनमें से कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ऊपर की चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार्बन बढ़ जाएगा। तो आपको उसके ही अनुपात में इनका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, इनकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि नाइट्रोजन की मात्रा बढ़े। तो इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, अलग गणित होता है। उसको हम यहाँ पे नहीं बता रहे। कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया के ऊपर जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इस फॉर्मूला की बात करेंगे। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में क्या होता है, दो तरह की प्रक्रिया होते हैं। एक शीतल प्रक्रिया होता है, एक उष्ण प्रक्रिया होता है। जो शीतल प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया में अवायवीय सूक्ष्म जीवाणु सक्रिय होकर जैविक अवशेषों को कंपोस्ट में परिवर्तित करते हैं, जिसमें अधिक समय लगता है और इसमें सड़ने की प्रक्रिया भी होती है। जो हमने उदाहरण दिया था कि गड्ढा खोद के गांव में देखा होगा आपने कि गोबर जो है और बाकी जो भी जैविक अवशेष या सारा कुछ उसी गड्ढे में डालते रहते हैं और लंबे समय तक डालते रहते हैं। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक डालते रहते हैं और फिर इकट्ठे एक बार में सारा निकाल के खेत में डाल देते हैं। तो उसमें जो प्रक्रिया होती है वो शीतल प्रक्रिया होती है। उसके क्या फायदे नुकसान है उसकी भी बात आगे करेंगे। लेकिन उष्ण प्रक्रिया जो है उसमें क्या होता है कि वायुवीय सूक्ष्म जीवाणु सक्रिय होकर जैविक अवशेषों को कंपोस्ट में परिवर्तित करते हैं, जो अपेक्षाकृत शीघ्रता से हो जाता है। भाई जहाँ पे ऊष्मा होगी वहां पे पकने की प्रक्रिया जल्दी होगी। अगर आप कम आंच में खाना बनाते हैं, जैसे बिरयानी बनाते हैं जिसमें बहुत कम आंच में बनाया जाता है, तो समय ज्यादा लगता है, लेकिन वो धीमे धीमे पकता है ना। उसमें भी मसाले डालते सारा कुछ करते हैं। उसको आप वहां पे जीवाणु की बात नहीं आती है, तो वायुवी या अवायुवी सूक्ष्म जीवाणु की बात नहीं है। लेकिन हम पकने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वहां पे हम जब भोजन अपना बनाते हैं तो उसमें मसाले डालते हैं, तो मसाले तो उसी प्रकार डाले जाते हैं। लेकिन जो बिरयानी धीमी आंच में बनता है उसमें समय ज्यादा लगता है, और जो बिरयानी तेज आंच में या प्रेशर कुकर में बनता है तो उसमें कम समय लगता है। हाँ, उसमें ऊष्मा ज्यादा देनी पड़ती है और जल्दी तैयार हो जाता है। कौन सा ज्यादा स्वादिष्ट होता है, कौन सा वो कम स्वादिष्ट होता है, उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि वो तो अलग चीज है। यहाँ पे तो हम पौधे के भोजन की बात कर रहे हैं। तो ये दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। इसको और विस्तार में अगर हम समझे तो जो शीतल कंपोस्टिंग होती है, जो शीतल प्रक्रिया होती है, उसमें आप इकट्ठा करते रहते हैं और वो उसका जो आयतन है, उसका जो परिमाण है, वो कम होता जाता है, वो दबता जाता है और कम होता जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे 6 माह में जो है ये आपने इतना ऊंचा ढेर बनाया था, भर गड्ढे को भर भर के, वो धीमे धीमे नीचे होता जाता है और आप डालते रहते हैं और नीचे होता जाता है। और 1 साल के बाद आप अगर पूरे साल में या पूरे 6 महीने, 8 महीने में, या जितने समय में भी आपने उसमें जितने भी मात्रा में डाला है, उस सबको अगर इकट्ठा करें तो जो उसका आयतन बनेगा और जो उसमें से निकालते समय जो आयतन है उसमें बहुत फर्क होता है। वो यहाँ पे हमने बताने का कोशिश किया है कि वो कितना कम हो जाता है। लेकिन जब उष्ण प्रक्रिया होती है उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि उसको पलटने की भी जरूरत होती है।
तो उसमें हवा का प्रवाह होता है, ऑक्सीजन का प्रवाह होता रहता है, और उसमें जो मात्रा में भी कमी नहीं होती है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, 15-20% का फर्क पड़ता है आयतन में और मात्रा में, लेकिन वो जल्दी बन जाता है, 10 से 12 सप्ताह में बन जाता है, और आयतन और मात्रा करीब एक समान रहता है, थोड़ा बहुत 10-15% का फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, और बहुत ज्यादा घना होता है, ये घना नहीं होता। अगर बहुत ज्यादा घना है तो मिट्टी में आप जब डालेंगे तो एक ही जगह ज्यादा वो होगा और उसको फैलने में भी समय लगेगा। लेकिन अगर वो घना ज्यादा नहीं है तो उसको आप ज्यादा एरिया में आप उसको फैला सकते हैं, और वो मिट्टी के अंदर जाने के बाद उपलब्ध भी जो उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो आसानी से और जल्दी उपलब्ध होंगे पौधे के लिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा और विस्तार में अगर जाए तो शीतल प्रक्रिया जो है, अब यहाँ पे देखिए वही गड्ढे के अंदर भरते भरते और ऊपर तक भर गया है ये। तो उसके अंदर क्या होता है कि साधारणतः ये 3-4 फीट के गहरे गड्ढे में जो है कच्चे माल को कई महीने तक डालते रहते हैं, जैसा मैंने बताया, और वो इकट्ठा होता रहता है, और धीमे धीमे उसमें अवायु जीवाणु के सक्रिय होने के कारण जो है जैविक अवशेषों का विघटन समय समय होता है, और 6-8-12 महीनों में का समय लगता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न न होने के कारण रोगी पौधों के अवशेष का विसंक्रमण न होने से रोगाणु अप्रभावित रहकर रह जाते हैं, जो कि बाद में मृदा जनित रोग के कारण बनते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि आप उसके अंदर जो जो डालते हैं वो तो आप डालते रहते हैं, उसमें आप कोई भेदभाव नहीं करते, जो भी आपका अवशेष जहां से भी आया उस गड्ढे में इकट्ठा करते रहते हैं। उसमें रोगी पौधे भी हो सकते हैं, खरपतवार जो है आप निकालते हैं उसको भी डालते हैं। उसमें किस प्रकार का रोग है, क्या है क्या नहीं है, उसके ऊपर आप कोई विवेचना नहीं करते हैं, आप उसमें डालते रहते हैं। लेकिन उसके अंदर वो जो रोग के जो रोगाणु है वो उनका विसंक्रमण नहीं होता है। उनका विसंक्रमण नहीं होने के कारण उसके रोगाणु जो उसमें रहते हैं अप्रभावित रह जाते हैं, और वो बाद में जब आप उसको उसी को निकाल के खेत में डालते हैं तो फिर वो आपके फसलों में रोग का कारण बनते हैं। इसके अलावा कंपोस्ट के ढेर में कंपोस्टीकरण की प्रक्रिया एक समान रूप से न होने से ये पदार्थ अविघटित भी रह जाते हैं, मतलब ये पूरी तरीके से एक समान नहीं होते हैं। तो जो अविघटित जो पदार्थ रह जाते हैं वो बाद में आपके खेत में जाने के बाद, खेत में जब आप डालते हैं मिट्टी के साथ मिलाते हैं तो वो विघटन की प्रक्रिया पूरी होती है। उसके बाद उसका जो पोषण है, पोषक तत्व जो है पौधे को मिलता है। तो जिसके कारण आप देखते हैं कि आप कहते हैं कि हमने तो खाद डाला है, जैविक खाद डाला है, लेकिन उससे पौधा फसल जो है वो अच्छी नहीं हो रही है। क्यों नहीं अच्छी हो रही है, उसका कारण ये है। हम आगे अब विस्तार में आते हैं। तो उष्म कंपोस्टिंग की जो प्रक्रिया होती है उसमें आप देखिए जमीन के ऊपर आप ऐसे ढेर बनाते हैं, तो ढेर जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जैविक पदार्थ जो है उसमें कार्बन है, रासायनिक ऊर्जा, प्रोटीन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें जैविक पदार्थ के अंदर निहित होते हैं। और खनिज पदार्थ होते हैं जिसमें धातु, पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन होता है, वगैरह वगैरह, और उसके साथ जल और सूक्ष्म जीवाणु भी उसके साथ आते हैं। जब आप गोबर डालते हैं या और भी चीजें उसमें डालते हैं तो सूक्ष्म जीवाणु भी आप उसमें उसमें डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आपने ये सारी चीजें कंपोस्ट के ढेर में डाला, और तो उसमें से वाष्प के रूप में जो है जल निकलता है, ऊष्मा जो है निकलता है, जैसे मैंने बताया वायुवीय प्रक्रिया हो रही है सूक्ष्म जीवाणु की, तो उसमें ऊष्मा निकलता है, और उसके अंदर जो प्रक्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो ये कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में वाष्प निकलता है, ऊष्मा निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और कुछ समय के बाद जो तैयार होता है जो ह्यूमस के रूप में, वो जैविक पदार्थ में वही सारी चीजें रहती हैं, कार्बन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद भी कार्बन रहता है, जो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक नए प्रकार के यौगिक तैयार होते हैं उसी प्रक्रिया में। ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा, प्रोटीन होता है, नाइट्रोजन होता है, खनिज पदार्थ, जल तत्व सभी होते हैं, और सूक्ष्म जीवाणु भी होते हैं। तो कुल मिला के ये जो कंपोस्ट तैयार होता है उसमें जो चीजें आपने डाला था उनके साथ साथ सूक्ष्म जीवाणु उस प्रक्रिया में उनका जीवन प्रक्रिया चलता है और उनकी संख्या बढ़ती है, और वो पूरी तरीके से आपके कंपोस्ट में समान रूप से फैले हुए होते हैं। और वो कंपोस्ट जब आप अपने खेत में मिट्टी में मिलाते हैं तो वहां पे सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बढ़ती है, और सूक्ष्म जीवाणु आपकी मिट्टी में क्या करते हैं वो अगले अंक में, मिट्टी का जो अंक है उसमें हम विस्तार में बात करेंगे।
अब उसी कंपोस्ट के ढेर में आगे क्या होता है, उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, तो आपने ढेर बना दिया, तो उसके अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि 3 भाग होता है। जो बिल्कुल मध्य भाग होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊष्मा तैयार होती है, और उसके बाद बाहर का भाग होता है जिसमें थोड़ी कम ऊष्मा होती है, और जो सबसे बाहर का भाग होता है, उसमें नहीं तैयार होती है ऊष्मा, और नहीं तैयार होने के कारण वो कच्चा रहता है। ये आधा पका या पकने की प्रक्रिया में होता है, और ये पका हुआ होता है। और इस तरीके से जैसे-जैसे पकने की प्रक्रिया होती है, वैसे-वैसे बाहर की तरफ पकने की प्रक्रिया जाती है, और उसमें क्या होता है कि हवा इसके अंदर जाता है, और ऑक्सीजन जाता है हवा के साथ। जैसे मैंने बताया, गर्म हवा निकलती है, वाष्प निकलता है, वायुजीवी प्रक्रिया होती है इसके अंदर, और इस तरीके से कंपोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होती है। उसमें क्या होता है कि कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में अलग-अलग चरण होता है। इसको हम थोड़ा-सा आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। अगर आप इसके विज्ञान को अच्छी तरह से समझ गए, तो आप कंपोस्ट बाज़ार से खरीदें या खुद स्वयं बनाएँ, आप सही सही वस्तु जो है का उपयोग ही करेंगे। सूक्ष्म जीवाणु जैविक अवशेष को विभिन्न यौगिकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प, ऊष्मा तथा ह्यूमस में विघटित कर देते हैं। जैसे हमने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प और ऊष्मा जो है वो तो निकलता है, और जो रह जाता है वो ह्यूमस के रूप में विघटित होकर ह्यूमस के रूप में रहता है। इष्टतम स्थिति में कंपोस्टिंग की प्रक्रिया मुख्यतः 3 चरणों में परिपूर्ण होती है। वो 3 चरण चरण क्या है? तो मध्य ताप रागीय जीवाणु होते हैं, जो शुरू शुरू में जो जब उसमें तापमान बढ़ना शुरू होता है, तो उसमें जो जीवाणु पहले जो जीवाणु में की प्रक्रिया शुरू होती है, वो मध्य ताप जीवाणु, मतलब जिनको ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं होती है। कितने तापमान की जरूरत होती है, यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये भाग में आप देखिए तो 20 से 30-40 डिग्री के करीब होता है। इसके बाद जो है ताप रागीय जीवाणु होते हैं, जिनको अधिक तापमान में ही उनकी प्रक्रिया होती है, उनकी जनसंख्या बढ़ती है, उनमें विघटन ये प्रजनन होता है, उनकी संख्या बढ़ती है, और वो तापमान जो है 40-45 या 50 के ऊपर जाता है। और जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है, आगे भी हम दिखाएंगे कि ऊष्म कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में तापमान जो है उसके मध्य भाग में जो है 65-70 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इसके बाद फिर ठंडा होने की प्रक्रिया होती है। जब ये कंपोस्टिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो इसके बाद वो ठंडा होना शुरू हो जाता है धीमे धीमे, तो वो शीतलन की प्रक्रिया होती है। तो ये 3 चरण होता है जिसमें तापमान बढ़ता है। उस समय एक प्रकार के जीवाणु होते हैं जो मध्य तापीय तापरागीय जीवाणु होते हैं, जिनको कम तापमान में उनकी उनका प्रक्रिया होता है। फिर अधिक तापमान वाले जीवाणु होते हैं जो तापरागीय होते हैं, और फिर ठंडी होने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे अगर आप देखें, तो इसको मैंने उसी को ग्राफ थोड़ा सा साफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो शीत रागीय जीवाणु होते हैं वो कम तापमान में कार्य करते हैं। मध्य ताप रागीय जीवाणु जो है वो काम करते हैं 45 डिग्री तक, 40-45 डिग्री तक। और उसके ऊपर, जैसा मैंने बताया, 50 डिग्री के ऊपर जो है ताप रागीय जीवाणु का काम होता है, जिस समय वो पकने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि पकने की प्रक्रिया होती है, इसके बाद शीतलन की प्रक्रिया होती है, ठंडा होने की प्रक्रिया होती है। तो ये जो सक्रिय चरण जो शुरू होता है, वो शुरू के 2-3 दिनों में शुरू होता है, जब तापमान बढ़ने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद कुछ सप्ताह से कुछ महीने तक जो है वो प्रक्रिया चलती है, और उसके बाद जो है शीतलन की प्रक्रिया होती है, जो कुछ दिनों से कुछ सप्ताह तक चलता है। इस प्रकार जो है, अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये शीत रागीय जीवाणु, फिर मध्य ताप रागीय जीवाणु और ताप रागीय जीवाणु जो है, यहाँ पे अगर हम देखें तो शीत तापीय जीवाणु इस भाग में इस तापमान में काम करते हैं, 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या उससे ऊपर कह सकते हैं। और फिर मध्य तापीय जो है वो 45-50 डिग्री, 5-10 से लेके 45-50 डिग्री तक का तापमान इनके द्वारा बढ़ता है। इसके बाद फिर इनका काम खत्म हो जाता है, ये ये समाप्त हो जाते हैं, और ये जैविक अवशेष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और तापरागीय जीवाणुओं का काम शुरू होता है। और वो पूरी तरीके से उसको पकाने के बाद फिर शीतलन की प्रक्रिया होती है, और ये जीवाणु
जो है वो फिर जैविक अवशेष में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार ऐसा नहीं कि सारे के सारे जीवाणु समाप्त हो जाते हैं, सभी प्रकार के जीवाणु कुछ कुछ संख्या में, कुछ मात्रा में उसमें रहते हैं। उनकी प्रक्रिया अलग अलग भागों में जीवन प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये अवस्था जो है ये अगर हम कहें तो ये 7 से 10 दिनों तक बना रहता है अधिक तापमान का। इसके बाद ये जो मध्य तापमान का जो अवस्था है ये कुछ दिनों से कुछ महीने तक बना रहता है, और ये शीत वाला जो अवस्था है ये 2-3 दिनों तक, शुरू में 2-3 दिनों तक और आखिर में 2-3 दिनों तक बना रहता है। तो इस तरीके से ये क्रमशः जो है कंपोस्टिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और उसको अगर और थोड़ा सा विस्तार में हम समझने की कोशिश करें कि उसके अंदर तापमान कैसे वो होता है, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसके द्वारा ये थर्मोफिलिक ग्राफ है, इसमें तापमान को सेंसर के द्वारा लिया गया है। यहाँ पे देखिए धीमे धीमे जो है तापमान बढ़ना शुरू हो रहा है और धीमे धीमे ये आकार बढ़ता जा रहा है, और बढ़ के इसके बाद जैसे जैसे इसका रंग बदल रहा है वैसे वैसे देखिए कि जो जितना लाल है उतना उसका तापमान ज्यादा है। उसके बाद धीमे धीमे जो है ये नीला हो रहा है, मतलब ठंडा होता जा रहा है, और फिर धीमे धीमे फिर इसके बाद फिर कुछ ठंडा हो जाता है जैसे शुरुआत में था गुलाबी रंग का। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपोस्ट तैयार हो गया। इस तरीके से था, थोड़ा बहुत जैविक प्रक्रिया थी। इसके बाद फिर जब पूरा पक जाता है तो जैविक प्रक्रिया खत्म हो जाती है और उसका तापमान जो है साधारण रूप पे आ जाता है। तो कंपोस्ट तैयार हुआ है कि नहीं वो भी उसके लिए भी समझने का तरीका है, उसके अंदर तापमान कितना है कैसा है उससे समझा जा सकता है। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया ऊष्मा क्षेपी होने के कारण, मतलब ऊष्मा उसमें से निकलती है। वायुजीवी सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक अवशेषों का विघटन किया जाता है। ऊष्मा का उत्सर्जन उत्सर्ज में ताप रागीय चरण में होता है। ये जो जब ये जो अवस्था होती है उस समय उसमें से ऊष्मा निकलती है, वाष्प निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, और वो आपको सुबह के समय में दिखेगा उसमें से भाप निकलते हुए। और उसके अंदर अगर आपके पास अगर इसका थर्मामीटर है, इसका एक विशेष प्रकार का थर्मामीटर होता है जो हम आगे आपको दिखाएंगे, उस थर्मामीटर से आप उसके अंदर मध्य भाग का तापमान ले सकते हैं। या अगर नहीं है तो जो आपके पास लोहे का जो खोदने के लिए जो वो होता है, सब्बल होता है, या उसको क्या, लोहे का एक छड़ होता है, उसको अगर हम उसके अंदर डालेंगे, 2 फीट तक अंदर डालेंगे, 5 फीट चौड़ा होता है तो उसमें 2-2.5 फीट तक अंदर डालेंगे तो बिल्कुल मध्य भाग तक पहुंच जाता है। उसको आप 10 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद आप उसको बाहर निकाल के जो नीचे का भाग है उसको अगर आप हाथ से छूने की कोशिश करेंगे तो वो काफी गर्म महसूस होगा। इतना गर्म महसूस होगा कि उसको आप हाथ से पकड़ नहीं सकते। अगर उतना गर्म है, इसका मतलब है कि वहां का तापमान जो है 50, 55, 60 या 65, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। मतलब उसके अंदर प्रक्रिया चल रही है, पूर्ण रूप से चल रही है। अगर वो तापमान कम है तो प्रक्रिया नहीं चल रही है। नहीं चलने का 2 कारण हो सकता है। एक कारण हो सकता है कि विघटन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, उसको पलटने की जरूरत है। अगर बाहरी भाग कच्चा है, मतलब शुरुआती समय है कंपोस्टिंग का, तो अंदर जो है विघटन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, तापमान अभी कम होना शुरू हो गया या कम है, तो उसको पलटने की जरूरत है। तो पलटी का समय कैसे पता लगाना है कि पलटी के लिए समय ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए उसके अंदर का तापमान को निरीक्षण करना जरूरी है। या फिर अंदर जीवाणु जो है, वायुजीवी जीवाणु की संख्या कम है, ये भी हो सकता है। अगर वायुजीवी जीवाणु की संख्या कम है तो उसको उसमें जो है औषधि देने की जरूरत है, जैविक औषधि जो होती है अलग अलग कंपोस्टिंग के लिए। वो हम कंपोस्टिंग की प्रक्रिया जो है उसमें कौन कौन से जैविक औषधि होते हैं जो कंपोस्टिंग में जीवाणुओं के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे तो हम इसके कंपोस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसके विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। ऊष्मा का उत्सर्जन ताप जो है रागीय चरण में होता है, जैसे मैंने बताया। यहाँ पे आप देखिए, इसी कारण कंपोस्ट के ढेर में तापमान जो है 65 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। और ये जब मैं कह रहा हूँ तो इसको आप खुद जो है इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मैंने बताया उसको निरीक्षण करके आप समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है हमने वो थर्मामीटर दिखाया है कंपोस्ट के अंदर डालने के बाद। ये फ़ारेनहाइट में तो देखिए 140 से 160, ये 150 फ़ारेनहाइट के करीब है। 150 फ़ारेनहाइट को अगर आप सेल्सियस में परिवर्तित करेंगे तो करीब उतना ही आएगा, 60, 65, 70 के आसपास ये तापमान आएगा।
यहाँ पे हमने दिखाया कि ये मध्य भाग में जो है तापमान जो है वो इस दरमियान रहता है, 55 से 65 या 65 से 70 के बीच में रहता है। अगर ये तापमान बन रहा है तो आप ये समझिए कि कंपोस्टिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। अगर तापमान इससे नीचे है, अगर तापमान इससे नीचे 55 से नीचे या 50 से नीचे या 45 से नीचे है और बढ़ नहीं रहा है, तो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया नहीं चल रही है, कोई ना कोई कमी है। या तो ऑक्सीजन की कमी है, हवा का प्रवाह नहीं हो रहा है उसके अंदर, या जीवाणु की कमी है, या कोई कोई ये कारण है, घनत्व ज्यादा है या नमी कम है, कोई भी बात हो सकती है। कैसे उसको समझेंगे उसकी भी बात करेंगे। तो कंपोस्टिंग के विभिन्न कारक क्या होते हैं, तो उसमें अगर हम बात करें तो 3 कारक होते हैं निम्न। 3 कारक कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने तथा बने हुए कंपोस्ट की गुणवत्ता की निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंततः फसल का उत्पादन एवं गुणवत्ता मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर ही निर्भर करती है। तो वो कौन से 3 कारक है? भौतिक कारण है, भौतिक कारक है, रासायनिक कारक है और जैविक कारक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ कंपोस्ट के वो बनवाए थे, पुणे जिले में ही है ये, खेड़ तालुका में। काफी साल पहले की बात है, 2013 की बात है ये। तो यहाँ पे मैं खुद हूँ, ये टोपी पहने हुए, ये मैं खुद हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, ये तो किसानों को उनका ट्रेनिंग था, उसमें देखिए नीचे बैठ गया, ठीक से बना नहीं, या वो ऊंचाई नहीं बना पाए वो जैसे बनाना चाहिए, वो आकार नहीं दे पाए जितना आकार होना चाहिए। लंबाई चौड़ा तो ठीक थी लेकिन ऊंचाई वो उतना नहीं दे पाए, तो ये मुश्किल से 2.5-3 फीट का ही ऊंचा है। देखिए उसमें तक आ रहा है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप 5 फीट तक अगर करेंगे तो एक ही ढेर में जो है आपको उतना उतनी मात्रा में कंपोस्ट, एक समान अच्छी गुणवत्ता का कंपोस्ट मिल जाता है। तो आते हैं हम कारकों पर। तो भौतिक कारक जो है उसमें कच्चे माल के जो कण के आकार हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। जितना जो कंपोस्ट में जो आप कच्चा माल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सीधे सीधे, जैसे खरपतवार है या जो भी वस्तु आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको सीधे सीधे अगर ऐसे डाल देंगे तो वो प्रक्रिया में समय ज्यादा लगेगा। जो आप गड्ढे में जब आप कंपोस्ट शीतल प्रक्रिया में करते हैं उसमें फेंक देते हैं, डाल देते हैं, वो अपने आप होता रहता है। लेकिन यहाँ पे आप कंपोस्ट जो है उस प्रक्रिया में आप उसका व्यवस्थापन करते हैं, तो वहां पे इनको थोड़ा काटने की जरूरत है। मशीन आता है या जैसे भी आप काट सकते हैं, चारा काटने की मशीन से भी काट सकते हैं, या दूसरा शेडर आता है जिससे आप पेड़ पौधों के डंठल या वो सभी चीजें उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाती हैं। तो अगर कम से कम 1 इंच तक की लंबाई तो होनी चाहिए, यहाँ पे हमने मिलीमीटर में दिया है। तो जितना छोटा होगा उतना ज्यादा उसका जो सतह सतह जो है वो उतना सतह का जो क्षेत्र है उस कण का, उस भाग का वो ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा सतह होगा उतना जीवाणु की प्रक्रिया आसानी से होगी, जल्दी होगी, और वो विघटन की प्रक्रिया जल्दी होगी। तो उसका थोक घनत्व जो है वो अगर हम देखें तो ये थोक घनत्व जो लिया जाता है उसके आयतन और वजन का एक अनुपात होता है, तो वो 75 से 125 के अंदर होना चाहिए। मतलब जितना वजन है उसको अगर हम उसके आयतन से विभाजित करें तो 75 से 125 के बीच में आना चाहिए। इसी प्रकार नमी की मात्रा जो उसके अंदर 25 से 30% होना चाहिए। और जल धारणा की क्षमता जो है उसको भी अगर हम देखें तो कितना ग्राम जल का और कितना सूखा जो नमूना है उसका हम वजन लें, और उसके बाद उसमें जब उसको जब गीला करें तो गीला करने के बाद जो पानी अतिरिक्त पानी है वो निकल गया, जितना पानी उसमें जल जो है वो धारण है, उन दोनों का वजन का अगर अगर हम अनुपात निकालें तो सूखे और गीले का जो अनुपात है उसमें 3 से 5 का होना चाहिए। मतलब सूखा अगर 1 ग्राम है तो उसको गीला करने के बाद 3 से 5 ग्राम का होना चाहिए। तो अगर वैसा होता है तो उसके अंदर जो है जल धारण की क्षमता जो है आ जाती है। क्योंकि नमी की मात्रा जैसे हमने 25 से 30% बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 ग्राम में आप जो है 1/4 आप ग्राम पानी दे दीजिए तो उसमें नमी आ जाएगी, ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो वाष्प बन के उड़ जाता है। और उसकी जो सांद्रता है, मतलब उसमें जो उसका जो घनत्व तो कह सकते हैं, या उसके अंदर जो वायु प्रवाह के लिए जो है वो उसका भी एक एक फार्मूला होता है, वो 40 से ऊपर वो होना चाहिए, 40% से ऊपर होना चाहिए। कच्चे माल का जो
कण का जो आकार है, जैसे मैंने बताया था शेडर मशीन होता है, उससे आप काट के छोटा कर सकते हैं। वो बिजली से भी चलता है, ट्रैक्टर के पीछे भी चलाया जा सकता है। तो उससे जो जितना छोटा आकार होगा उतनी जल्दी जो है उसके अंदर प्रक्रिया होगी और उसमें तापमान भी उतना जल्दी बढ़ेगा। जब देखिए यहाँ पे 1 इंच का अगर आकार है तो जो है कम समय लग रहा है। यहाँ पे देखिए आपकी ये मध्य भाग अगर देखेंगे या जहां तक ये एक समान है तो ये 20 दिन में हो जा रहा है। लेकिन वही अगर दो 2 इंच का आकार है तो उसको जो है वो करीब 25 से 30 दिन लग रहा है। और अगर ये और बड़ा है तो उसको जो है 40 दिन से भी ज्यादा समय लग रहा है। और बहुत धीमे धीमे ये प्रक्रिया हो रही है। और उसी अनुसार देखिए तापमान जो है ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। तो 100 और 160 तो देखिए कितना फर्क है। तो कहने का मतलब ये कि कंपोस्टिंग के लिए जो आप कच्चा माल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको छोटे छोटे उसमें काट के और छोटा करके इसके बाद उसको उपयोग करें अलग अलग थर में जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए मशीन आती है। अगर कच्चा हरा है तो उसको चारे की मशीन से भी काट सकते हैं, या अगर सूखा है जैसे पेड़ों के डंठल वगैरह है तो उसके लिए ये चिपर शेडर आता है, उससे आप इसको छोटा काट के फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार जो रासायनिक प्रक्रिया जो होती है, रासायनिक कारक जो होते हैं उसमें उसके पीएच को देखा जाता है कि 6.25 से 7.25 कह सकते हैं, 6.3 से 7.8 के बीच का पीएच जो है, ये पीएच कितना होगा ये निर्धारित हम नहीं कर सकते। जो वस्तु हम उसमें इस्तेमाल करते हैं उनका विघटन होता है, उसमें जो प्रक्रिया होती है रासायनिक प्रक्रिया होती है जीवाणुओं के द्वारा प्राकृतिक रूप से, तो उसके अनुसार जो उसमें रसायन बनते हैं उनके अनुसार ये पीएच तय होता है। लेकिन जो अच्छा कंपोस्ट होता है उसके अंदर इस अनुपात में या इस दरमियान जो है पीएच होना चाहिए या होता है। इसके अलावा उसके अंदर जो ईसी होती है, विद्युत चालक क्षमता जो होती है, वो 0.1 से 4.5 के बीच में हो सकती है। जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। कम से कम कैसा वस्तु आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर है, तो इसलिए हमने न्यूनतम वो लिया है कि 0.1। लेकिन ये अगर 1 या 2 के बीच में है तो बहुत अच्छा है, और अगर 2 से ऊपर है तो और अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जितनी विद्युत चालक क्षमता होगी उतना ये जो पोषक तत्व है उसको उपलब्ध कराता है। इसको मिट्टी में कंपोस्ट को जब डालते हैं उसके बाद मिट्टी के अंदर क्या प्रक्रिया होती है वो मिट्टी वाले अंक में हम इसके इन सब चीजों के बारे में विस्तार में बात करेंगे। जो ऑर्गेनिक कार्बन है कंपोस्ट के अंदर वो 9.5 से 20 के बीच में होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है तो उसके हिसाब से अगर देखें तो इसमें कार्बन जो है वो 9.5 से 20 के बीच में आके ठहरता है। काफी सारा कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाता है। और ऑर्गेनिक पदार्थ जो है उसके अंदर जो जैविक पदार्थ है वो 30 से 65% के अंदर होता है। नाइट्रोजन जो है 0.9 से 1.9, मतलब ये कह लें कि 1 से 2 के बीच में होता है, 1% से 2% के बीच में होता है। इसी प्रकार फास्फोरस जो 0.2 से 1.2 के बीच में होता है। ये कह लें कि 1 के आसपास हो तो सबसे अच्छा है, 1 या 1 से थोड़ा ऊपर रहे तो सबसे अच्छा है। जितना अधिक होगा उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको खेत में पौधों को मिलता है। इसी तरीके से पोटेशियम जो है 0.15 से लेके 1.4 के बीच में होता है। ये जो है ये क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कच्चा माल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर से ये बनता है। लेकिन इस अनुपात इस रेंज या इस दरमियान ही होता है। कार्बन और नाइट्रोजन सीएन रेशियो की जो हमने बात किया था उसका जो यहाँ पे आता है कंपोस्ट बनने के बाद वो 8 से 24 के बीच में कार्बन होता है। और नाइट्रोजन जो अगर एक माने तो उसका 8 गुना से 24 गुना के बीच में कार्बन उसमें होता है या होना चाहिए। इसी प्रकार जैसे सीएन रेशियो होता है ऐसे सीपी रेशियो भी होता है। कार्बन और फास्फोरस का भी अनुपात जो है वो महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि केवल नाइट्रोजन का अनुपात ये होता है, फास्फोरस का भी अनुपात कार्बन के साथ देखा जाता है, देखा जाना चाहिए। और उसमें जो है वो 15 से 90 के बीच में फास्फोरस होना चाहिए नाइट्रोजन एक अगर है। इसी प्रकार कार्बन पोटेशियम का भी अनुपात होता है, जो कि 1 से 10 110 के बीच में कार्बन और पोटेशियम। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन की मात्रा जो है इनमें नाइट्रोजन के अनुपात में बढ़ रही है, मतलब ये तत्व जो है कम है। हमने यहाँ पे बताया है कि ये तत्व जो है नाइट्रोजन के अनुपात में कम है, तो यहाँ पे इस अनुपात में भी इसलिए देखा जाए तो कार्बन ज्यादा दिख रहा है। तो अगर कार्बन ज्यादा दिख रहा है तो ये तत्व कम है।
और ऐसा ही होना चाहिए। तीसरा जो कारक है वो जैविक कारक है, क्योंकि जैविक कारक के बिना तो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो ही नहीं सकती है। तो जैविक कारक तो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसमें मिट्टी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो सभी जो है इसमें कार्य करते हैं। और उसमें जो है एक्टिनोमाइसिटीज है, बैक्टीरिया है, कवक है, या जिसको फंगस या फंजाई कहते हैं, प्रोटोजोआ है। ये तो सूक्ष्म जीवाणु हो गए। इसके अलावा कृमि जो है वो भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, क्योंकि वो आंख से दिखाई नहीं पड़ते हैं। फिर स्थूल जीवाणु जो है, उसमें संधिपात विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं वो होते हैं, वो भी अपना काम करते हैं, चीजों को बड़े टुकड़ों को तोड़ने का काम करते हैं। और इसके अलावा जो घोंघा होता है और दूसरे कीड़े होते हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें हम कहें तो ये केचुए भी होते हैं जो सड़े गले को विघटन करते हैं। तो ये सारे होते हैं। अब ये एक्टिनोमाइसिस जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर मिट्टी में इसकी मात्रा कम है तो बहुत फर्क पड़ता है पोषक तत्वों के उपलब्धि में। मिट्टी के अंक में हम विस्तार में बात करेंगे। यहाँ पे केवल हम इसकी बात इतना ही करेंगे, जो मिट्टी की खुशबू की जब हम बात करते हैं, हम अनुभव करते हैं कि जब मौसम की पहली बरसात होती है, हल्की बरसात हुई या जितनी भी बरसात हुई, पहली बरसात जब होती है गर्मी के बाद, गर्म मौसम है, ग्रीष्म ऋतु है, उसका जो पहली बरसात होती है तो एक अलग सी खुशबू आती है मिट्टी से। वो खुशबू आने का कारण जो है वो एक्टिनोमाइसीटीज है। क्यों? क्योंकि वो सुप्त अवस्था में रहते हैं। जब जैसे मिट्टी को नमी मिलती है तो वो सक्रिय हो जाते हैं, और जैसे ही वो सक्रिय होते हैं तो उनके उनके सक्रिय होने का जो संकेत है वो उस खुशबू से होता है। वो खुशबू जो है इनके सक्रिय होने के कारण ही इनसे ही निकलते हैं। तो ये मिट्टी की खुशबू जो है एक्टिनोमाइसीटीज के कारण होती है। इसके बाद हम आते हैं कि कंपोस्ट बनाने में जीवाणुओं की क्या भूमिका होती है। जो हमने विभिन्न सूक्ष्म जीवाणुओं का बात किया हमने, तो एक्टिनोमाइसिटीज जो है वो कंपोस्ट के ढेर में जैविक अवशेषों के अति जटिल कार्बनिक यौगिक, जैसे लकड़ी में उपस्थित सेल्यूलोज, लिग्निन, काइटिन, प्रोटीन इत्यादि को विघटित करने में प्रमुख भूमिका होती है एक्टिनोमाइसिटीज के। और इनके कारण ही मिट्टी में से विशेषता खुशबू आती है। जैसे मैंने बताया, ये मिट्टी में उभयरोधी भूमिका में रहते हैं, पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। पोषक तत्व एक्टिनोमाइसिटिस के कारण ही मिट्टी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान में उनका संवहन होता है, और मिट्टी के अंदर पौधे के जड़ों तक पहुंचता है। ये एक्टिनोमाइसिटिस ये काम भी करते हैं, एक तो विघटन का काम करते हैं और साथ में पोषक तत्वों को पौधे के जड़ों तक पहुंचाने का काम भी ये करते हैं। इनका आकार जो है बालों के जैसा होता है, जैसे बाल बहुत पतले पाइप ट्यूब के जैसे होते हैं। बाल के अंदर एक छेद होता है, ये ट्यूब के जैसा होता है। हमारे बाल जो होते हैं इनसे भी सूक्ष्म होते हैं ये एक्टिनोमाइसिटीज, और ये ट्यूब का काम करते हैं। और इनका जाल जो है जैविक मिट्टी जो है उसके अंदर इनका जाल फैला होता है, और इसके कारण ऐसा भी देखा गया है, वैज्ञानिक तरीके से इसका प्रयोग करके देखा गया है कि इनके द्वारा पोषक तत्वों का संवहन जो है 5 किलोमीटर दूर तक भी पाया गया है। कि कोई पोषक तत्व जो है 5 किलोमीटर दूर है, और फसल या पौधा या पेड़ जो है वो उस स्थान से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसमें उसकी कमी नहीं आ रही है। ये ऐसा पाया गया है कि ये इतने दूर तक इसका संवहन करते हैं। इसके बाद आते हैं कवक पर, फंजाई या फंगस जिसको कहते हैं। कंपोस्ट के ढेर में जैविक अवशेषों के जटिल पॉलीमर जो होते हैं, जो रासायनिक कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनको विघटित करने का काम करते हैं। पॉलीमर जैसे हमारे जो प्राकृतिक रूप से भी, जैसे नाइलॉन है या प्लास्टिक है, ये तो कह सकते हैं कृत्रिम है, लेकिन प्राकृतिक रूप से भी इस तरीके के कई जटिल पदार्थ होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं होते, क्योंकि ये प्रक्रिया तो चलती रहती है। जो प्लास्टिक है वो एक बार बना लिया हमने तो उसका विघटन नहीं होता, जिसके लिए सभी जगह जो है प्रदूषण प्लास्टिक के द्वारा कैसे फैल रहा है ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जो
प्राकृतिक रूप से पॉलीमर बनते हैं, उनका विघटन होता है और उनको विघटन करने का काम जो है, विघटित करने का काम कवक करते हैं। इसके अलावा कवक तंतु जो है मिट्टी के कणों को आपस में बांधने का भी काम करते हैं, जिसके कारण जो है मिट्टी में जल रिसाव और जल धारण दोनों होता है। क्योंकि ये कणों के बीच में स्थान जो होता है उसके अंदर ये अपना स्थान लेते हैं, और जिसके कारण दो कणों के बीच में जो स्थान पैदा होता है उसमें जल का रिसाव उसी के द्वारा होता है नीचे मिट्टी में, और जो रिसने के बाद जो जल वहां पे रह जाता है वो मिट्टी के अंदर जल धारण की क्षमता बढ़ाता है। वो मिट्टी के अंदर वो जल या वो नमी पकड़ा हुआ रहता है, वहाँ उसके अंदर बरकरार रहता है। इसी प्रकार बैक्टीरिया जो है वो कंपोस्ट के ढेर में जो किण्वन के द्वारा जैविक पदार्थ का ऑक्सीकरण करके विघटित करते हैं, और इनमें जो कंपोस्ट की मात्रा सबसे अधिक होती है, 80 से 90% जो है वो बैक्टीरिया होते हैं कंपोस्ट में। और ये यही बैक्टीरिया जो आगे मिट्टी में जाके अपना कार्य जो है करते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है पौधे के जड़ को पोषक तत्व उपलब्ध कराने का काम करते हैं। एक्टिनोमाइसिस जो है जड़ तक लाने का काम करते हैं, लेकिन उसके बाद पौधे को उपलब्ध कराने का काम प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया करते हैं। ये सारी बातें हम मिट्टी के अंक में विस्तार में करेंगे। इनका पौधों के मूल में, बैक्टीरिया का पौधों के मूल के साथ एक प्रकार का सहजीवी संबंध होता है, संबंध बना रहता है, जिसके कारण जो हमने अभी बताया, फलस्वरूप मिट्टी से पौधों को पोषक तत्व निरंतर उपलब्ध होता रहता है। इसके बारे में विस्तार में हम अगले अंक में, मिट्टी वाले अंक में बात करेंगे। कंपोस्टिंग के 3 घटक जो होते हैं वो क्या क्या है? वायुजीवी सूक्ष्म जीवाणु है, इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जिससे ऊष्मा, वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो ये वायुजीवी जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु अगर हैं तभी ऑक्सीजन का प्रयोग उसमें होगा, और ऑक्सीजन का प्रयोग अगर होगा तो उसके अंदर ऊष्मा तैयार होगी, और ऊष्मा अगर तैयार होगी तो जो उसके अंदर जो नमी है वो वाष्प बन के उड़ेगा। उसके अंदर जो प्रक्रिया होगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी, जहाँ पे ऊष्मा होती है वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि जलने की प्रक्रिया होती है, और जलने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। वो जल के राख बनने का कार्यक्रम यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन गर्म होता है तो उसमें जलने की प्रक्रिया होती है। जैसे आप भोजन पकाते हैं तो उसमें भी काला होकर जलने की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन वो पकने की प्रक्रिया जो है वो हम कह सकते हैं यहाँ पे। अवायु सूक्ष्म जीवाणु भी होते हैं कंपोस्टिंग के अंदर, और ये इन दोनों का परस्पर वो चलता रहता है, प्रक्रिया चलता रहता है। एक बार इनकी प्रक्रिया होती है, इसके बाद ठंडा हो जाता है तो ये बढ़ते हैं, और फिर इनका कार्यक्रम होता है, फिर ये बढ़ते हैं, इस तरीके से चलता रहता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये फलते फूलते हैं। और इसके अलावा कीड़े होते हैं, विभिन्न प्रकार के कीड़े होते हैं जो इनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो उसमें ऑक्सीजन का की उपस्थिति जरूरी है, लेकिन कुछ भाग ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, वहाँ पे वायुजीवी प्रक्रिया शुरू होती है, और जो उनके द्वारा विघटन होता है अलग प्रकार से, इनके द्वारा अलग विघटन की प्रक्रिया होती है। प्रकृति में कंपोस्टिंग की प्रक्रिया 3 प्रकार के घटकों के द्वारा पूर्ण होती है, जो ये 3 प्रकार के घटक होते हैं। तो इसको जो है हम अगर यहाँ पे देखें तो सीएन का जो अनुपात होता है कंपोस्ट में, इसकी प्रासंगिकता क्या है? हमने तो बात किया कि सीएन का अनुपात होना चाहिए, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होना चाहिए, तो इसकी प्रासंगिकता क्या है? कम सीएन अनुपात अगर होता है, मतलब अगर कार्बन कम है, नाइट्रोजन ज्यादा है, तो अनुपात कम है, अर्थात अधिक नाइट्रोजन की मात्रा है, कम कार्बन की मात्रा या अधिक नाइट्रोजन की मात्रा, जैसे भी इसको हम देखें। जैसे जैसे कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में आगे बढ़ती है, सीएन का अनुपात कम होता जाता है, और प्रक्रिया पूर्ण होने पर ये 10 के अनुपात में 1 या 20 के अनुपात में 1 रह जाता है। कम सीएन अनुपात होने से कंपोस्टिंग की प्रक्रिया शीघ्र होती है। कम सीएन के अनुपात होने के कारण प्रक्रिया शीघ्र होने से इसमें दुर्गंध आती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कार्बन कम है, नाइट्रोजन ज्यादा है, तो प्रोटीन ज्यादा होगा, और प्रोटीन अगर ज्यादा है और अगर प्रोटीन की प्रक्रिया जो है विघटन के द्वारा हो रही है, तो प्रोटीन का विघटन जो है वो अवायुवी जो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा होता है, और उसमें दुर्गंध आता है, वो हमने पहले ही समझा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सीएन रेशियो कम है, मतलब अधिक नाइट्रोजन है, मतलब उसमें
कह सकते हैं कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है तो दुर्गंध आएगा, सड़ने की प्रक्रिया होगी, जो कि ठीक नहीं है। नाइट्रोजन के साथ साथ जीवाणु को वंश वृद्धि और किण्वन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एवं अन्य सूक्ष्म तत्वों का भी आपूर्ति होना उतना ही आवश्यक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम कच्चा माल जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस कंपोस्टिंग के लिए, उसमें हमको ये भी देखना है कि केवल कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा नहीं देखनी है कि उसमें से कार्बन और नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में, संतुलित मात्रा में उपलब्ध हो रहा है कि नहीं। इसके साथ साथ जो हमने शुरू में बताया कि बाकी जो तत्व हैं, सूक्ष्म है या गौण है, वो सभी जैसे गौण में जैसे नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, ये गौण गौण है। और इसके अलावा जो सूक्ष्म तत्व हैं जिसमें लोहा है, तांबा है और जस्ता है वगैरह वगैरह है, बोरॉन है, निकल है, इस तरीके के जो है उन उन सबकी जरूरत होती है। तो हमको ये देखना है कि और जैविक अवशेष से ये सभी तरह के पदार्थ मिलते हैं। उक्त सभी स्थूल और सूक्ष्म या गौण और सूक्ष्म पोषक तत्व जैविक कंपोस्ट में पर्याप्त सांद्रता में उपलब्ध रहता है, क्योंकि उसमें से आता है तो कंपोस्ट में भी वो उपलब्ध रहता है। कंपोस्टिंग के लिए उपयोग में लाने वाले जैविक अवशेषों को में नाइट्रोजन के बाद पोटेशियम की उपस्थिति और उपलब्धता प्रमुख कारक है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि CN रेशियो के साथ CP रेशियो और CK रेशियो, मतलब CN रेशियो कार्बन और नाइट्रोजन का हो गया, CP रेशियो कार्बन और फास्फोरस का हो गया, और इसके अलावा फास्फोरस के अलावा पोटेशियम, तो CK रेशियो। क्योंकि नाइट्रोजन और पोटेशियम दोनों का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक कम है एक ज्यादा है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। जो हमने शुरू में आपको बताया कि जो पौधों के अंदर जो विभिन्न पोषक तत्वों का जो उपयोग का जो श्रृंखला है, उसमें अगर हम देखेंगे तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक अगर कम है तो दूसरे की कमी अपने आप होती है, होनी है। कंपोस्टिंग में CN का अनुपात का जो प्रभाव है, वो जैसे हमने इसके पहले के ग्राफ में बताया था, वो तो आकार के लिए था। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये देखिए, अगर अनुपात ज्यादा है तो वो प्रक्रिया जल्दी हो रही है। अगर कार्बन ज्यादा है, अनुपात ज्यादा है मतलब कार्बन ज्यादा है, तो प्रक्रिया जो है वो तापमान ज्यादा हो रहा है, प्रक्रिया जल्दी नहीं, तापमान ज्यादा हो रहा है। और तापमान अगर ज्यादा हो रहा है तो विघटन की प्रक्रिया तो करीब सभी में उतनी ही लगती है, लेकिन तापमान अगर ज्यादा हो रहा है तो कंपोस्टीकरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से, संतुलित रूप से, पूर्ण रूप से हो रही है। अगर कम है तो फिर ये अगर और ज्यादा है तो ये जो है धीमा, तापमान जो है कम हो जाता है। अगर कार्बन ज्यादा है तो तापमान कम हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि अगर नाइट्रोजन ज्यादा है, अगर अनुपात कम है तो नाइट्रोजन ज्यादा है। यहाँ पे अभी आप देखिए कि अनुपात कार्बन का अगर बढ़ रहा है तो प्रक्रिया धीमे है। यहाँ पे हमने बताया था कि अगर नाइट्रोजन ज्यादा है तो प्रक्रिया शीघ्र होती है और उसमें सड़ने की प्रक्रिया भी होती है। तो यहाँ पे यही चीजें बताने की कोशिश किया है। कार्बनिक पदार्थ का विघटन जो है कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात को ठहराता है। तो उसमें जो जैविक अवशेष पदार्थ जो है, औसत जो है उसका अगर विभिन्न प्रकार के हम ले रहे हैं और उनके अंदर जैसे हमने इसके पहले दिखाया है कि अलग अलग अवशेषों में अलग अलग अनुपात होता है, तो सबका वजन और उसके अंदर किस अनुपात में है उससे निकाला जा सकता है कि वो करीब 24 के अनुपात में एक। सी जो है कार्बन 24 है तो नाइट्रोजन एक, इस अनुपात में होना चाहिए। अगर इस अनुपात में आता है तो जब कंपोस्ट तैयार हो जाता है तो वो 8 और 1 के अनुपात में होता है, और उसमें फिर बैक्टीरिया और कवक और बाकी जो सूक्ष्म जीवाणु है वो अधिक संख्या में उसमें होते हैं, और वो कंपोस्ट जो है गुणवत्ता में अच्छा होता है मिट्टी में प्रयोग करने के लिए। लगभग 2/3 भाग कार्बन जो है गैस के रूप में बनकर उड़ जाता है। जितना भी कार्बन होता है उसका 2/3 भाग, मतलब 24 का 2/3 जो है 16 हो गया, तो 16 भाग कार्बन जो है वो उड़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बन के, और 8 भाग जो है या 1/3 भाग जो है वो उसके अंदर रह जाता है। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीवाणु का CN अनुपात जो है स्थिर रहता है, जो सूक्ष्म जीवाणु इसके अंदर रहते हैं। इसके कारण जो है
जब पूरा कंपोस्टिंग की प्रक्रिया हो जाती है तो उसमें ये अनुपात में कंपोस्ट बनता है। अब यहाँ पे कंपोस्ट की गुणवत्ता के लिए जैसे मैंने तत्वों की बात की थी, तो उसमें कैसे समझना है कि एक समान रूप से तैयार हो रहा है कि नहीं, या कहीं पे कुछ गड़बड़ है, तापमान कम है या तापमान ज्यादा है, या जीवाणु कम है या जीवाणु ज्यादा है या नमी कम है। तो ये चार तत्व जो है, अगर कहें तो अग्नि, भूमि, वायु और जल, ये चार तत्व होते हैं, है ना। तो ये चार तत्व का एक संतुलन होना जरूरी है। अगर वायु और अग्नि ज्यादा है, मतलब हवा ज्यादा है और ऊष्मा ज्यादा है, इसका मतलब वो सूखा है ना। और अगर वो सूखा है तो उसके अंदर जो है कंपोस्टिंग की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि जो उसके अंदर जो नमी अगर नहीं है, तो जैसे ऑक्सीजन की जरूरत है वैसे नमी की भी जरूरत है, वो मैंने पहले ही बताया। अगर नमी कम है, अगर बहुत ज्यादा वायु प्रवाह हो रहा है और नमी वहां पे नहीं है, तो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया नहीं होगी और विभिन्न प्रकार के कीड़े वहां पे दिखेंगे, या सफेद जो है वो कवक वगैरह दिखेंगे जो सूखे अवस्था में होते हैं, और कंपोस्टिंग की प्रक्रिया नहीं चल रही है, तो वहां पे जो है तापमान बनेगा, नमी नहीं होगी। तो कंपोस्ट के अंदर दोनों चीज को देखना जरूरी है, उसके अंदर नमी कितनी है वो भी देखना जरूरी है, उसका एक अलग मीटर आता है और उसका थर्मामीटर अलग आता है। तो उससे समय समय पर जो है समय अंतराल पे ये चेक करते रहना जरूरी है, अलग अलग गहराई में, कि नमी और तापमान कैसा है। अगर उसमें अग्नि तत्व ज्यादा है और भूमि तत्व है, तो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया जो है कुछ भी नहीं चल रहा है। लेकिन अगर भूमि तत्व ज्यादा है और जल तत्व भी ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा नमी है उसके अंदर और इसके कारण ये ठंडा भी है, तो भी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया नहीं चलती। लेकिन अगर संतुलित अवस्था में, ये सभी चारों तत्वों का संतुलित अवस्था में है, तो उसके अंदर जो है तापमान जैसा मैंने बताया वैसा होगा, और जब वो ठंडा होगा तो उसके अंदर जो है हमको ये भी दिखेंगे, केचुए भी देखेंगे तैयार कंपोस्ट में दिखेंगे, या उस कंपोस्ट को तैयार कंपोस्ट में अगर नहीं भी है, क्योंकि उसमें जब तापमान बढ़ता है तो इनके अंडे और ये खत्म हो सकते हैं। लेकिन जब आप उस कंपोस्ट को मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी में जो है इस कंपोस्ट के कारण जो है केचुओं की संख्या बढ़नी तय है और उसका रंग जो है भूरा होता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो मध्यवर्ती भाग में तापमान का बढ़ना एवं नमी का मध्य भाग से सभी दिशाओं में किनारे तक व्याप्त रहना जो है वो वो सामान्य है अवस्था। ये दोनों का प्रमुख कारक है जो कि कंपोस्ट के प्राकृतिक रूप से प्रसंस्करण एवं उसमें उत्पन्न होने वाली गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। उचित तापमान एवं नमी के कारण निश्चित रूप से कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में कच्चे जैविक जैव अपशिष्ट पकता है, जिससे अंततः अच्छी गुणवत्ता का कंपोस्ट तैयार होता है। तो जैसे हमने बताया है, अब कंपोस्ट से लाभ क्या होता है। हम कृत्रिम उर्वरक के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम उसके साथ तुलना नहीं करेंगे कि उसमें क्या नुकसान होता है, इसमें क्या लाभ होता है। केवल हम इतना बताएंगे संक्षेप में कि कृत्रिम उर्वरक में जो यौगिक होते हैं, जो रासायनिक यौगिक होते हैं, वो कृत्रिम रूप से तैयार होते हैं और वो पानी में घुलने के बाद उनकी सांद्रता होती है और वो शुद्ध रूप में होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो शुद्ध रूप में होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं और वो शुद्ध रूप में होते हैं। तो उनके कारण वो जब पानी में घुलते हैं और फैलते हैं, और तो एक असंतुलन पैदा होता है मिट्टी के अंदर। अगर हम बात करें पोषक तत्वों के प्रकार का और उनकी सांद्रता का, और उसके कारण जो मिट्टी के अंदर जो जैविक जीव जंतु हैं, जो सूक्ष्म जीव जंतु हैं, जीवाणु हैं, उनके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम पौधे की बात करें तो पौधे के जड़ के अंदर जो है उसके शोषण की जो प्रक्रिया है वो अप्राकृतिक रूप से अगर कहें होती है। प्रक्रिया जो है शोषण की वो तो प्राकृतिक ही होती है, लेकिन अप्राकृतिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक तरह से जो सांद्रता के कारण, क्योंकि बाहर अधिक सांद्र है और पौधे के अंदर कम सांद्र है, तो बाहर अधिक सांद्र से कम सांद्र की तरफ उसका प्रवाह होता है और इसके कारण पौधे को उसकी जरूरत है या नहीं है, लेकिन उसका शोषण होता है, उसका प्रवाह अंदर की तरफ होता है और पौधे के अंदर जाता है, और पौधे के अंदर जाने के बाद वो उपयोग में भी आता है, और उपयोग में आने के कारण अलग अलग तरीके की समस्याएं हो सकती हैं,
जिसको हम देखते हैं कि पौधा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है, वो एक अलग विषय है। हम उस पर विस्तार में दूसरे अंक में बात करेंगे जो उसका। अच्छी गुणवत्ता का कंपोस्ट खेतों में प्रयोग करने से संभाव्य लाभ क्या होते हैं? मिट्टी की रचना और संरचना में सुधार होता है, उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, पर्यावरण की भी सुरक्षा होती है। कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा जो है, वो मिट्टी में अतिरिक्त नमी को कम करता है, क्योंकि अतिरिक्त ऊष्मा जो है, ऊष्मा के कारण अतिरिक्त नमी जो है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। रोगाणुओं का नाश करता है, क्योंकि वो जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो उसको सैनिटेशन कर रहा है, स्टेरिलाइजेशन कर रहा है अगर अंग्रेजी में हम उसको बोले, या रोगाणुओं का नाश कर रहा है जो रोग के। खरपतवार के बीजों का भी नाश करता है, क्योंकि जो तापमान 60, 65, 70 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो उसमें तो किसी भी प्रकार का जीव या किसी भी प्रकार का बीज नहीं रह सकता है। तो एक स्टेरिलाइजेशन या सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया होती है, या जो खरपतवार भी नहीं। तो कहने का मतलब ये कि जब आप कंपोस्ट बना के उसको खेत में डालते हैं, तो आप उसके साथ खरपतवार के बीज नहीं डालते हैं। जबकि जो खाद जो आप गड्ढे में इकट्ठा करके बनाते हैं, उसमें पूरे लंबे समय में अलग अलग तरीके के चीजें उसमें गिरती रहती हैं, जो हम डालते हैं वो। इसके अलावा जो अपने आप वहां पे पहुंचती हैं, गिरती हैं, हवा के साथ जो है खरपतवार के बीज उड़ के विभिन्न प्रकार के उसमें जाते हैं, और वो सब उसके अंदर रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो ताप नहीं होता, उष्मा नहीं होती है। और वो जब आप खेत में डालते हैं तो सबसे पहले वही, जब नमी मिलती है तो वही बीज पहले जो है उगते हैं। और आप देखते हैं कि जैसे ही आपने कंपोस्ट डाला, उसके बाद जब पहली बरसात होती है, जब पहली सिंचाई करते हैं या मिट्टी को नमी मिलती है, तो बहुत तेजी से बहुत संख्या में खरपतवार निकल के आ जाते हैं। और आपने जो बीज बोया है या बोने वाले हैं, उसके पहले निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। अगर बीज बोया है तो वो पौधा आपको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ, और उसके लिए फिर से उसको बचाने के लिए निराई गुड़ाई करते हैं, और आप कहते हैं कि ये तो दुश्मन है। जबकि ऐसा नहीं है, अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं तो खरपतवार का नाश, के बीजों का नाश तो उसी में हो जाता है। सुव्यवस्थित प्रबंधन के फलस्वरूप बने हुए कंपोस्ट से दुर्गंध कदापि नहीं आता। ये जैसे मैंने बताया कि कंपोस्ट अगर ठीक से बना हुआ है, अच्छी गुणवत्ता का अच्छा व्यवस्थापन किया हुआ है कंपोस्टिंग के समय, तो उससे किसी भी प्रकार का दुर्गंध नहीं आता है। अच्छी गुणवत्ता के कंपोस्ट में निम्न 3 प्रकार के ह्यूमिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। जो ह्यूमस जो होता है, उसके अंदर 3 तरह के पदार्थ होते हैं, जिसमें ह्यूमिक अम्ल या ह्यूमिक एसिड जिसको कहते हैं, बाजार में भी मिलता है। वो ह्यूमिक एसिड जो है वो कृत्रिम रूप से बनाया हुआ रहता है या प्राकृतिक रूप से रहता है। मुझे नहीं पता कौन सा प्लांट प्राकृतिक रूप से बना हुआ है या कौन सा कृत्रिम रूप से बनाया हुआ है, लेकिन ह्यूमस के अंदर जो ह्यूमिक अम्ल होता है, ह्यूमिक एसिड होता है, वही मिट्टी के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा फुल्विक अम्ल होता है, फुल्विक एसिड होता है, और ह्यूमिन होता है। ये 3 चीजों को मिला के ह्यूमस बनता है। तो ये ह्यूमस जो होता है, इसमें एक संतुलित अवस्था में ये होते हैं। इनमें अगर कोई एक कम है या ज्यादा है, तो वो मिट्टी के रंग से पता चलता है। मिट्टी के अंक में इस पे विस्तार में बात करेंगे। उपर्युक्त तीनों पदार्थों के सम्मिलित क्रिया से निम्न कार्य करते हैं। वृद्धि होती है पौधों की, फसल की, मिट्टी में जल धारण की क्षमता बढ़ती है, पोषक तत्वों का अवधारण होता है, और रोग का अवरोध होता है। ये सारी चीजें जो उसके अंदर होती हैं। और इस प्रकार जो है कंपोस्ट, अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, कंपोस्ट बना के अगर आप अच्छा अच्छी गुणवत्ता का, अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट डाल रहे हैं खेत में, तो उससे आपको अच्छी फसल मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैविक कंपोस्ट अगर अच्छी तरीके से आपने खेत में डाला है, तो आपको अच्छी फसल मिलेगी। और रासायनिक उर्वरक डालने से जो फसल का उत्पादन मिलता है या गुणवत्ता मिलती है, उससे अच्छा इससे मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि ये प्राकृतिक है। आप प्रकृति के अनुसार चलेंगे तो सदैव फायदे में रहेंगे। प्रकृति के विपरीत चलेंगे तो नुकसान तो होना तय है। वो नुकसान सीधे होता है या अप्रत्यक्ष रूप में या प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप में होता है। वो कैसे होता है, उसके बहुत सारे प्रकार हैं, जिसपे हम अलग अलग अंक में बात करेंगे। थोड़ा सा हम अगर संक्षेप में बताएं, जैसे रोग होते हैं पौधे में, विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, कीट आ जाते हैं, या पौधा बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ गया है, फूल फल देर में आ रहे हैं,
उत्पादन जो है वो उस तरीके से नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। इसके कारण जो है ये यही असंतुलन जो मिट्टी में आपने पैदा किया है, कृत्रिम रासायनिक उर्वरक डालकर, और औषधि भी उसके साथ प्रयोग जो करते हैं, रासायनिक कृत्रिम औषधि जो है उसके कारण होता है ये। उसके ऊपर विस्तार में बात करेंगे विभिन्न अंक में। तो इस प्रकार जो है जब आपने ये सारा विज्ञान को समझ के उसके हिसाब से आपने कंपोस्ट तैयार किया। कंपोस्ट, विभिन्न प्रकार के कंपोस्ट के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें बायोडायनेमिक कंपोस्ट है, और ये वर्मी कंपोस्ट है, या नेडेप का कंपोस्ट है, या जो गोबर गैस के द्वारा जो निकलता है उससे कंपोस्ट, अलग अलग प्रकार के कंपोस्ट होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अलग अलग अंक हम बनाएंगे, इसमें हम उसकी पद्धति के बारे में बात करेंगे कि कौन से प्रकार के कंपोस्ट को कैसे बनाना चाहिए, उसमें उसके बारे में। यहाँ पे हमने कंपोस्टिंग का जो विज्ञान है, कंपोस्टिंग जब आप बनाते हैं, कंपोस्टिंग जब आप करते हैं, कंपोस्ट जब आप बनाते हैं, उसके अंदर होता क्या है उसको समझना सबसे पहले जरूरी है। फिर आप उसकी पद्धति को समझेंगे तो वो पद्धति में गलती नहीं होगी। तो इस प्रकार आपका कंपोस्ट तैयार हो जाता है, और जब कंपोस्ट तैयार होता है तो उसमें जो है आपको ये जो सज्जन है केचुआ महोदय, ये बिल्कुल प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार जो है धन्यवाद करना चाहूंगा आपका, सभी कृषक बंधुओं का। और ये हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर है, जिसको आप नोट कर सकते हैं, 8999223491। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, टेलीग्राम के द्वारा हमको मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल से भी आप संपर्क कर सकते हैं, pkt.prakrit@gmail.com, या फिर हमारा यूआरएल है जिसके अंदर जो है आप हमारी पुस्तक है मेरे द्वारा लिखा हुआ जैविक कृषि पर, अंग्रेजी में अभी फिलहाल, या फिर जो कृषि पंचांग जो हम बनाते हैं पाक्षिक रूप से, प्रतिदिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो चंद्र और सूर्य के गोचर के अनुसार कौन सा कार्य करना चाहिए, किस समय किस फसल में करना चाहिए, उसके बारे में विस्तार में हम बात करते हैं। उसकी सदस्यता आप ये यूआरएल में जाके ले सकते हैं, और इस प्रकार जो है आप हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ सकते हैं। अथवा आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है प्रकृति कृषि तंत्र, उसका आप सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, और उसमें बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि जो नए वीडियो आते हैं उसको आप को तुरंत आपको मिलता रहे। और इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद।